Now we'll continue with the revision of chapter number 7, इन्वेंट्री या स्टॉक वैल्यूएशन। इसमें हम लोग मीनिंग, इन्वेंट्री कैसे पता की जाती है, वो कॉस्ट, वैल्यूएशन क्या है, AS2 के रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब चीज़ें देखेंगे। एंड ऑफ द ईयर में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पहले इन्वेंट्री की एंट्री पास करते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट जो हमारी बैलेंस शीट में एसेट में दिखता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट किया या फिर परचेस में क्रेडिट कर दिया। इन्वेंट्री यानी वो एसेट्स है जो आप रीसेल के लिए या कंजम्पशन के लिए या इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हेल्ड करते हो। ये रीसेल के लिए जो है उसी को अपन बोलेंगे फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड। और कंजम्पशन जो बोलेंगे इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो वो है रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, स्टोर्स। इन द कोर्स ऑफ कन्वर्शन इनटू फिनिश गुड्स यानी WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। इसी को अपन स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। इन्वेंट्री में मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, यानी जो रॉ मटेरियल खरीद करके फिनिश गुड्स बना के बेचता है, तो रॉ मटेरियल रहेगा, वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, फिनिश गुड्स रहेगा। जो आप डायरेक्टली मार्केट से खरीद के बेचते हो उसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। जो आप खुद बनाते हो उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। अदर्स लाइक स्टोर, स्पेयर्स, पैकेजिंग मटेरियल एक्सेट्रा। ट्रेडर के केस में वो फिनिश गुड्स या उसी को अपन बोलेंगे स्टॉक इन ट्रेड, मार्केट से खरीदता है और बेचता है। अपने को जब तक, वैसे भी अपन पढ़ेंगे कि इन्वेंट्री अलग अलग तरीके से पता हो सकती है, लेकिन अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते समय हमेशा ये मान के चलेंगे कि इन्वेंट्री इज असर्टेन्ड बाय फिजिकल वेरिफिकेशन। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे करना, तो उसका मेन जो प्रिंसिपल है वो है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये प्रूडेंस प्रिंसिपल को कंप्लाई करता है। इसका मतलब अगर इन्वेंट्री की वैल्यू गिर गई होगी तो जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो अकाउंट हो जाएगा, और अगर इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई होगी तो ये जो अनरियलाइज्ड गेन है ये रिकॉग्नाइज नहीं होगा। कॉस्ट का मतलब वो इन्वेंट्री का आइटम जिस स्टेज में है, जिस कंडीशन में है, उस स्टेज में लाने तक का, रेडी करने तक का सब खर्चा इंक्लूड कर लिया तो उसको अपन बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्ट अगर एक से ज़्यादा है तो उसमें से कौन सी कॉस्ट जो इन्वेंट्री बची है उसको वैल्यू करने के लिए इंक्लूड करना, तो उसके लिए रहते हैं कॉस्ट फार्मूले। बराबर। एक ही कॉस्ट अगर होगी पूरे पीरियड में तो फिर कॉस्ट फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट क्योंकि कॉस्ट वेरा होते रहती है, बदलते रहती है, इसलिए कॉस्ट फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन या स्पेसिफिक प्राइसिंग मेथड, जो आइटम एक्चुअल में यूज़ किया गया उसकी क्या कॉस्ट थी वो देखा जाता है। बट ये जो फीफो लीफो मेथड है इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं। फीफो में हम मान लेते कि जो पहले आया था वो पहले गया, लीफो में हम मान लेते कि जो लास्ट में आया था वो पहले गया। फिजिकली कोई जाके देखेगा नहीं कि एक्चुअल में कौन सा आइटम गया, बल्कि गोडाउन में हो सकता है दोनों तीनों लॉट जो है वो आपके मर्ज होंगे, मिक्स होंगे। बट ये वाले मेथड में आप स्पेसिफिक देखते हो कि जो आइटम गया उसी की कॉस्ट चार्ज करना। वेटेड एवरेज मेथड में आप जो एक से ज़्यादा प्राइजेज है उसको मिला के एवरेज निकालते हो। सिंपल एवरेज काम का नहीं है। वेटेड एवरेज में आप प्राइस को उसकी क्वांटिटी का वेटेज दे के निकालते हो, दैट इज़ वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज दो टाइप का होता है, पीरियोडिक वेटेड एवरेज या हर परचेस के बाद वाला वेटेड एवरेज। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड यानी साइंटिफिकली प्री डिटरमाइंड मेथड, यानी पहले से आपने उसका अंदाज लगाया है या एस्टिमेट किया है साइंटिफिकली, मतलब अच्छे से एनालिस करके सोच समझ के, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड प्राइस। रिटेल प्राइस मेथड या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, ये जो लास्ट के दो हैं इन्हीं को
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में टेक्निक्स ऑफ वैल्यूएशन बोला गया है। इनको कॉस्ट फॉर्मूले बोले गए, पहले तीन को, इनको कॉस्ट के फॉर्मूले है ये, लेकिन ये टेक्निक्स ऑफ वैल्यूएशन बोला है। अब रिटेल प्राइस या एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में हम कॉस्ट को उल्टे तरीके से निकाल रहे हैं। सेलिंग प्राइस में से उसकी एस्टिमेटेड प्रॉफिट मार्जिन माइनस करके कॉस्ट पे जा रहे हैं। आइटम्स इंक्लूडेड इन कॉस्ट, उनको रेडी करने तक का खर्चा अपन इंक्लूड करते हैं। तो इसलिए WIP में, फिनिश गुड्स में हम क्या लेंगे? मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे, उसको फैक्ट्री एक्सपेंस भी बोला जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी बोला जा सकता है। उसमें वेरिएबल नेचर के भी और फिक्स दोनों इंक्लूड करेंगे। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, इंटरेस्ट, ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं करते। AS2 के हिसाब से लीफो का फॉर्मूला अलाउड नहीं है, बराबर। AS2 के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों को अगर ऐसा लिखा हो कि ये इन्वेंट्री को उस स्टेज में लाने के लिए नेसेसरी खर्चा है तो इंक्लूड करेंगे, बट अदरवाइज इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे को इंक्लूड नहीं करेंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जब हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो रॉ मटेरियल के केस में रीपरचेस प्राइस, यानी अगर बैलेंस शीट डेट पे उसको खरीदेंगे तो क्या प्राइस है, प्लस लाने वगैरह का जो खर्चा रहेगा वो, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट प्राइस। इन केस ऑफ रॉ मटेरियल इसी को बोलते हैं रियलाइजेबल प्राइस, क्योंकि रॉ मटेरियल को हम बेचते नहीं हैं बल्कि उसको यूज करके नया लॉट फिर से खरीदते हैं, इसलिए ये है। फिनिश गुड्स के केस में नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब उसको कितने में बेचोगे बैलेंस शीट डेट में, और उसको सेल कंप्लीट करने के लिए जो नेसेसरी खर्चे हैं, यानी बगैर उन खर्चे के सेल कंप्लीट नहीं होगा, उनको माइनस करेंगे तो वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, शॉर्ट में अपन लोग NRV बोलते रहे, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वैसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है आइटम टू आइटम बेसिस पे कंपेयर करो, बराबर। जो आइटम है इन्वेंट्री में उसकी कॉस्ट, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, लेकिन फिर वो आपको ग्रुप बेसिस पे या एग्रीगेट बेसिस पे कंपैरिजन करना अलाउ करता है, लेकिन वो आइटम सिमिलर और इंटरचेंजेबल नेचर के आइटम होना चाहिए। जैसे आपने पूरे टेलीविज़न सेट की कॉस्ट टोटल किया और पूरे की नेट रियलाइजेबल वैल्यू का टोटल किया और कंपैरिजन किया, तो ये ग्रुप बेसिस या एग्रीगेट बेसिस पे यहाँ अलाउड है, सिमिलर एंड इंटरचेंजेबल नेचर के आइटम होंगे तो। ग्लोबल बेसिस में मतलब सब डिफरेंट टाइप के आइटम को आप इंक्लूड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल भी, फिनिश गुड्स भी, या ऐसे सबको मिला के, तो वो तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। यानी आइटम टू आइटम तो परफेक्ट है, हर जगह अलाउड है। ग्लोबल बेसिस नॉट परमिटेड। ग्रुप और एग्रीगेट बेसिस अलाउड है, सब्जेक्ट टू कि वो सिमिलर इंटरचेंजेबल नेचर के होना चाहिए। अब रॉ मटेरियल के केस में कॉस्ट और NRV विचेवर इज लोअर तो अप्लीकेबल है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। एक्सेप्शन का मतलब हुआ कि NRV कम होने के बावजूद हम कॉस्ट पे उसको वैल्यू करेंगे, लेकिन कब, वो एक्सेप्शन आपको रॉ मटेरियल के केस में दिया है कि रिप्लेसमेंट प्राइस, यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन द कॉस्ट, देन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट प्राइस एंड NRV। लेकिन but there is an exception to this, that is when the price of the finished goods for which raw material will be used is sufficient to cover the cost of material and other expenses, then we can value the material stock at cost even when रिप्लेसमेंट प्राइस इज लेस, क्योंकि रॉ मटेरियल को अल्टीमेटली आप क्या करने वाले हो, फिनिश गुड्स में बनाने में यूज करने वाले। तो वो बोल रहा है कि अगर फिनिश गुड्स की NRV उसकी कॉस्ट से कम नहीं हुई है, बराबर है या ज़्यादा है, तो फिर आपको रॉ मटेरियल को भी कम पे वैल्यू करने की ज़रूरत नहीं है, इवन दो रिप्लेसमेंट प्राइस कम है तो भी।
WIP में सवाल उठेगा कि NRV कैसे निकालना है, क्योंकि आधी अधूरी बनी हुई चीज मार्केट में बिकती नहीं है। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसका रास्ता बताता है कि आप फिनिश गुड्स की सेल वैल्यू लो, उसमें से सेलिंग का खर्चा माइनस करो, और अब इसको WIP से कंपेरेबल बनाने के लिए WIP को पूरा करने के लिए और जो खर्चे लगने वाले हैं वो माइनस कर दो। ये कॉस्ट टू कंप्लीट, ठीक है। कॉस्ट टू कंप्लीट मतलब WIP को पूरा करने में और जो खर्चा लगने वाला, इस तरीके से आप WIP की NRV निकालोगे। अगर इन्वेंट्री आपको फिजिकल वेरिफिकेशन डिफरेंट डेट पे दिया है, मतलब आपका ईयर एंडिंग है 31 मार्च, अब उसने मान लो वेरिफिकेशन किया था 15 मार्च, तो 15 मार्च की इन्वेंट्री 31 मार्च की इन्वेंट्री तो अलग अलग रहेगी। तो कैसे 15 मार्च से 31 मार्च पे जाना, या आपको उसने 10 अप्रैल को वेरिफिकेशन करके स्टॉक दिया है, तो 10 अप्रैल के स्टॉक से 31 मार्च पे कैसे आना, डायरेक्शन ध्यान देना। एक में आप पहले की डेट पे वेरिफिकेशन किए हो तो समय के हिसाब से जा रहे हो, दूसरे में आपने आगे की डेट से बैक आ रहे हो, ठीक। तो ये दोनों दे दिए आपको कि अर्लियर डेट इन्वेंट्री, मतलब जैसे 15 मार्च की इन्वेंट्री अपने को मालूम है, पता किए थे, तो उसके बाद और कितना खरीदा 31 मार्च तक, प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, क्योंकि वो भी आया, परचेस में भी माल आया, सेल्स रिटर्न में भी माल आया, पर उसकी कॉस्ट सेल वैल्यू नहीं, माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, सेल वैल्यू नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो माइनस करो क्योंकि वो गए, परचेस रिटर्न में भी माल गया, तो ये आ जाएगा 31 मार्च का स्टॉक। अब यहाँ मान लो कि 10 अप्रैल का स्टॉक मालूम है, तो 10 अप्रैल के स्टॉक में प्लस कॉस्ट ऑफ सेल, ये 10 दिन में जो माल बेचा उसकी कॉस्ट ऐड करो, प्लस परचेस रिटर्न, और माइनस करो परचेसेस एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। ऊपर वाले का ये उल्टा है, क्योंकि आप रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं, आप 10 अप्रैल के स्टॉक से बैक आ रहे 31 मार्च पे, इसलिए। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट का डाटा दिख रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट दिया है, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बना के जैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया है, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ग्रॉस प्रॉफिट लिखो, और बैलेंस करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। इन्वेंट्री के जो रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं और फिजिकल वेरिफिकेशन जो होता है उसके बारे में, इन्वेंट्री के रिकॉर्ड में स्टोर्स लेजर भी बोलते हैं उसको, स्टोर्स कार्ड भी बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो आपके लेवल में भी कोई काम की नहीं है। मेन जो काम का है, तो जो आपने वो फीफो लीफो वाला अकाउंट बनाया था, वो स्टोर्स लेजर या स्टोर्स कार्ड कहलाता है। ये डेट वाइज रिकॉर्ड होता है, इसमें आप रिसिप्ट यानी कितना माल आया, इशू और बैलेंस ये रिकॉर्ड करते हो। इसको आप इसकी क्वांटिटी भी लेते हो, बराबर, आप इसकी क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, तो इसी को वैल्यूड स्टोर्स लेजर बोलेंगे, इसमें वैल्यू निकल जाती है। ये परपेचुअल यानी कंटिन्यूस इन्वेंट्री सिस्टम का पार्ट है। अगर आप ये ऊपर का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब आपको हर समय इन्वेंट्री मालूम रहती है कि आपके पास कौन सा आइटम कितना बचा हुआ है, तो इसको परपेचुअल या कंटिन्यूस इन्वेंट्री सिस्टम बोलते हैं। अब फिजिकल वेरिफिकेशन, तो एक तो अगर आपने परपेचुअल सिस्टम नहीं रखा है, आपने स्टोर्स कार्ड नहीं मेंटेन किया है, तो आपको जब की इन्वेंट्री पता करना है, जैसे कि बैलेंस शीट डेट की, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस डेट को फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑन ए पर्टिकुलर डेट करोगे, अगर ये रिकॉर्ड नहीं है तब तो आपको उसी डेट पे करना पड़ेगा जिस डेट की आपको चाहिए। बट अगर ये आपके पास रिकॉर्ड है, तो इसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि भाई आपका रिकॉर्ड बराबर है, गलतियां नहीं है, या अगर गलती है तो पकड़ के करेक्ट कर लो, उसके लिए आप फिजिकल वेरिफिकेशन बीच बीच में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करते रह सकते हो, बराबर। लेकिन अगर आपके पास ये रिकॉर्ड नहीं होगा तो आपको तो ईयर एंड की इन्वेंट्री निकालने के लिए फिर फिजिकल वेरिफिकेशन उस डेट को ही करना पड़ता है, ईयर एंड को करना पड़ता है।
फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, यानी क्या, गोडाउन में जाके चेक करना वो आइटम कितना है और फिर उसको रिकॉर्ड से कंपेयर करना, गलती होगी तो रिकॉर्ड में करेक्शन करना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से ही है जो भी अपन ने अभी तक बात की। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करो। कॉस्ट को फीफो मेथड या वेटेड एवरेज बेसिस पे निकाल सकते हो। स्पेसिफिक प्राइस मेथड कैन बी फॉलोड, जहाँ पे मटेरियल जो रहता है वो किसी खास पर्पस के लिए, किसी खास जॉब के लिए एक्वायर किया होगा। स्टैंडर्ड प्राइस और रिटेल प्राइस मेथड जो है वो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपको अलाउ किया गया है, लेकिन कंडीशन डाली गई है कि स्टैंडर्ड प्राइस या रिटेल प्राइस से जो वैल्यू निकालोगे वो एक्चुअल के आसपास है, इसको आपको चेक करना चाहिए, टेस्ट चेक करना चाहिए, जिससे कि आप बोल सको कि हमारा वैल्यूएशन एक्चुअल कॉस्ट के आसपास ही होगा। कॉस्ट को ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोला जाता है, मतलब इसमें गुड्स को बनाने के जो वेरिएबल नेचर के खर्चे हैं वो भी लेना है और जो फिक्स नेचर के खर्चे हैं वो भी इंक्लूड करना है। पर एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सेलिंग के खर्चे, स्टोरेज के खर्चे, इंटरेस्ट, इनको अपन स्टॉक के वैल्यूएशन में इंक्लूड नहीं करते। ऑल अबाउट योर इन्वेंट्री वैल्यूएशन या इन्वेंट्री चैप्टर। Now we'll take next chapter number 8, final accounts. फाइनल अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे नाम से अपन रेफर करते हैं। यहाँ बेसिकली फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न एंड पार्टनरशिप फर्म, यही आपके कोर्स में है। और दोनों के फाइनल अकाउंट में ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट यहाँ पे प्रोप्राइटरी कंसर्न में एक ओनर है, एक कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एक से ज़्यादा ओनर है तो देर विल बी कैपिटल अकाउंट ऑफ ए, कैपिटल बी, कैपिटल ऑफ सी। यहाँ पे अकेला ओनर है तो पूरा प्रॉफिट उसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं हम। यहाँ पे उनको डिवाइड करने के लिए रेशो दिया है, इसके सिवाय ऐसा कोई फर्क नहीं रहता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपके फाउंडेशन के कोर्स में नहीं है, तो यहाँ पे हम जो भी पढ़ रहे हैं वो प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप कंसर्न के फाइनल अकाउंट के एंगल से पढ़ रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, although not necessary but usually full profit loss is transferred to proprietor partners capital account, hence profit loss account does not appear in balance sheet, ठीक है। कभी कभी हम इसमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाते हैं, वो मैं बताता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का भी ब्रेकअप जो है ये आप जो लेवल में भी पढ़ रहे हो उसमें आपको हमेशा दिखेगा, बट जब आप हायर लेवल में पढ़ोगे, कॉर्पोरेट लेवल के अकाउंट्स पढ़ोगे तो उसमें जनरली ब्रेकअप नहीं किया जाता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट पूरा कंबाइंड रहता है जिसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस दोनों का डाटा इंक्लूड है। अभी ट्रेडिंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव होता है मोटे मोटे तौर पे, ग्रॉस तौर पे हमारे प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करना। इसको बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट इज नथिंग बट गुड्स का अकाउंट है। डेबिट साइड में गुड्स की कॉस्ट रहती है, क्रेडिट साइड में गुड्स का सेल रहता है, एंड द डिफरेंस इज ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ गुड्स को रेडी करने के खर्चों को ध्यान दिया है। बात के खर्चे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, फाइनेंशियल नेचर के खर्चे, कोई और नेचर के इनकम लॉसेस, वो कहाँ गए, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लेते। तो दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या कभी ग्रॉस लॉस वो प्रॉफिट लॉस में आता है, बाकी की इनकम प्रॉफिट लॉस में आती है, बाकी के खर्चे प्रॉफिट लॉस में आते हैं जो मैंने अभी बताया, तो उस पे से निकलता है नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट ओनर को ट्रांसफ़र कर दिया तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट ख़त्म हो गया, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं दिखता है। बट कंपनी के जब आप अकाउंट पढ़ोगे तो उसमें ये प्रॉफिट लॉस एज इट इज़ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। वहाँ पे ओनर को जो बांट रहे हैं हम, हिस्से बाटी जो कर रहा है, जैसे कि कंपनी के केस में डिविडेंड रहता है, ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स रहता है, जो बैलेंस बच गया वो प्रॉफिट लॉस के नाम से ही बैलेंस शीट में दिखता है। प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप में भी हो सकता है कि ओनर को आप इंटरेस्ट दे रहे हैं कैपिटल पे, ओनर को आप सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, ओनर के ड्राइंग पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस टाइप की अगर एडजस्टमेंट आपको दिया रहा तो हम बोलेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ।
नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाओ, उसमें ये वाले एक्सपेंस इनकम डेबिट क्रेडिट करो। अब जो फाइनल प्रॉफिट बचा उसको ओनर में डिवाइड कर दो। कभी लिखा होगा तो उसमें से कुछ रिजर्व में भी ट्रांसफर हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन मैंने ऑलरेडी बता दिया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव रहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इसको बना सकते हैं। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया तो मैं बोलूँगा कि वो इसके ऊपर आ गया, यहाँ आ गया। तब सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उससे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकलेगी वो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा वो P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलेगा वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बैलेंस शीट ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ये ऊपर के जो चारों स्टेटमेंट इनको बोलेंगे परफॉर्मेंस बताते हैं आपके, और ये जो बैलेंस शीट है इसको बोलेंगे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। इसलिए ये जो ऊपर के चारों स्टेटमेंट है ये पीरियड स्टेटमेंट है। एक महीने का भी बना सकते हैं, एक क्वार्टर का बना सकते हैं, नहीं तो आप एनुअली जो पढ़ते तो एक साल का प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट एप्रोप्रिएशन एक साल का होता है। लेकिन ये जो बैलेंस शीट होती है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की होती है। इसीलिए आप उसमें लिखते हो एज ऑन या एज एट, फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखते आप बैलेंस शीट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन वैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ओनर से रिलेटेड जो आइटम है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन को भी लिया जा सकता है, बट कुछ लोग बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर है तो उसको P&L में लो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू दैट, दोनों चलते, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये ऐसे आइटम रहे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इनको हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में लेते हैं और फिर बचे हुए प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया आपको। दिखा है ये पीरियड स्टेटमेंट। कंपनी के केस में आपको P&L एप्रोप्रिएशन में जो बैलेंस बच गया वो बैलेंस शीट में दिखेगा, उसमें आपको कॉमनली दिखेगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मीनिंग तो ऑलरेडी बता दिया। ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो बनाते हैं वो बना सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालना। इसमें एक तो आएगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन। रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर इसमें बनाने के जो खर्चे हैं जैसे लेबर के वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री से रिलेटेड सब खर्चे हैं इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, वो आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएंगे। फिर क्रेडिट साइड में अगर इसमें से कुछ स्क्रैप वैल्यू वगैरह निकली होंगी, बाय प्रोडक्ट निकले होंगे, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, अभी ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट ये सब एज सच आपके कोर्स में भी उतने मायने नहीं रखते। बट अगर दिया रहा तो जैसे स्क्रैप वैल्यू है, बाय प्रोडक्ट है, उनकी जो भी वैल्यू दी रहेंगी वो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट करो। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बैलेंस करने से जो आएगा दैट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा, अगर इसमें इनकम्प्लीट मटेरियल होगा, ओपनिंग WIP, तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट होगा। क्लोजिंग WIP स्टॉक होगा तो मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट होगा। अब जो आएगा वो कॉस्ट ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड रहेगा। वो कॉस्ट ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को आप फिर ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कोई प्रॉफिट लॉस बताने वाला अकाउंट नहीं। क्या बताता है? कॉस्ट ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड। अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बना रहे तो यही सब आइटम काय में आ जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। जनरली डेप्रिसिएशन को हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लेते, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेप्रिसिएशन भी आ जाता है। तो डेप्रिसिएशन अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाया तो फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन है, मशीन का डेप्रिसिएशन है, ये काय में चला जाएगा? प्रॉफिट लॉस। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी एक पीरियड स्टेटमेंट है, पीरियड का वो बताता है। बैलेंस शीट ये भी बता दिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की है। एक तरफ आप एसेट बताते हो, दूसरी तरफ लाइबिलिटी बताते हो। आपने जो कॉमनली पढ़ा उसको बोलते हैं परमानेंसी प्रेफरेंस। जो एसेट ज़्यादा परमानेंट हो सबसे ऊपर, तो फिक्स एसेट को आप सबसे ऊपर बताते हो। उसके बाद आप बताते हो इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आप बताते हो करंट एसेट, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक एक्सेट्रा।
इसको बोलते हैं परमानेंसी प्रेफरेंस। लायबिलिटी साइड जनरली एक सरी का होता है सब में, ओनर का पहले कैपिटल रिजर्व्स, उसके बाद लोन, उसके बाद करंट लायबिलिटी। एक और होता है जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस, वो बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं। उसमें लायबिलिटी साइड तो वैसे ही रहेगा, ओनर का कैपिटल रिजर्व्स, फिर उसके बाद लोन, फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी। लेकिन जो एसेट साइड रहेगा उसमें सबसे लिक्विड एसेट यानी जो कैश या कैश के नियरेस्ट रहता है उसको लिक्विड बोलते हैं। तो कैश बैंक ऊपर दिखेगा, बराबर, उसके बिल्डिंग या फिक्स एसेट नीचे दिखेंगे बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस। आपको बेसिकली अभी परमानेंसी प्रेफरेंस वाले ही प्रॉब्लम मिलने वाले। बैलेंस शीट ये भी बता, एक पॉइंट ऑफ टाइम का स्टेटमेंट रहता है, एक पर्टिकुलर डेट की, उस दिन की भी वो क्लोजिंग पोजीशन बताता है। जैसे अपन बोलते 31 मार्च, तो 31 मार्च का इवनिंग की पोजीशन बता रहा, मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन क्लोज होने के बाद का। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट तो नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि जिस साइड में आप लायबिलिटी और कैपिटल दिखा रहे हो वो क्रेडिट वाले आइटम हो गए, और जिधर आप एसेट दिखा रहे हो डेबिट वाले, तो इससे आपको बैलेंस शीट टैली करने में आसानी होगी। अपन पूरी अकाउंटिंग मर्केंटाइल सिस्टम या एक्रूअल प्रिंसिपल से फॉलो करते, ये भी आपने पढ़ चुके हो पहले के चैप्टर में। इसी वजह से अपन क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करते हैं, अपन प्रीपेड का, आउटस्टैंडिंग का, एडवांस का, इनका एडजस्टमेंट करते हैं। एक फॉर्मेट दिया है जो मोटा मोटा फॉलो करते हो, क्लास में भी अपन ने यही किया है। फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, इसी को बोलते हैं परमानेंसी प्रेफरेंस। जो सबसे परमानेंट वो सबसे ऊंचे ऊपर, एंड फिर उसके नीचे नीचे ऐसे ओनर का अमाउंट, लोन्स, और फिर ये करंट लायबिलिटी। ट्रायल बैलेंस क्या है, तो ये आपके अकाउंट के बैलेंसेस की लिस्ट है। आपने बेसिक वाले चैप्टर में देखा था कि आप उसको टोटल मेथड से बना सकते हो, बैलेंस मेथड से बना सकते हो, या टोटल एंड बैलेंस मेथड। कॉमनली अपन बैलेंस मेथड से दिखता है अपने को। तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिखे होंगे। जो भी डेबिट बैलेंस है वो या तो एसेट है या तो एक्सपेंस है, जो भी क्रेडिट बैलेंस है वो या तो लायबिलिटी है या तो इनकम है, बराबर। एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट यानी ट्रांजैक्शन है जिसकी अभी तक आपने अकाउंटिंग नहीं की, या कभी कभी वो एरर्स है जिसको अभी तक आपने सुधारा नहीं है, इसीलिए इसकी आप डबल एंट्री बनाते हो, दो इफेक्ट देते हो, डेबिट और क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस में जो है वो अकाउंट है, उसका आप एक ही इफेक्ट देते हो। कहाँ पर एडजस्टमेंट की जानकारी दी है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका नेचर समझो। आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर भी जो डिटेल दिए रहते हैं उसमें भी एडजस्टमेंट की जानकारी हो सकती है। ये आपको कॉमन जो एडजस्टमेंट दिखते रहते हैं, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग या पेबल, एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट, ये एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा और ये लायबिलिटी में बैलेंस शीट में दिखे। प्रीपेड में डेबिट ये बैलेंस शीट में एसेट में दिखेंगे, और एक्सपेंस में क्रेडिट तो ये एक्सपेंस में से कम हो जाएगा, खर्चे को रिड्यूस कर देंगे। इनकम आउटस्टैंडिंग है तो इनकम रिसीवेबल में डेबिट या एसेट में दिखेगा, और इनकम अकाउंट में क्रेडिट तो इससे इनकम बढ़ जाएगी। एडवांस इनकम है तो इनकम में डेबिट कर दो ताकि उसमें से हट जाए वो, और एडवांस इनकम में क्रेडिट कर दो। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग अभी देखे थे आपने, दो तरीके से पॉसिबल है। क्लोजिंग स्टॉक की भी एंट्री अपन इन्वेंट्री में देखे थे, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक कॉमनली आपको क्या करता है, वो एडजस्टमेंट में दे देता है, मतलब उसने उसकी अकाउंटिंग नहीं किया है, और ट्रायल बैलेंस में आपको वो परचेसेस और ओपनिंग स्टॉक दे देता है। लेकिन अगर वो चाहे तो ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले क्लोजिंग स्टॉक की अकाउंटिंग कर सकता है। उस केस में वो क्या करेगा, परचेस अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक जो डेबिट बैलेंस है वो भी परचेस में ट्रांसफ़र कर देगा, तो ओपनिंग स्टॉक खत्म हो जाएगा। अब परचेस अकाउंट में डेबिट आ गया पहले परचेस का, अब उसमें ओपनिंग स्टॉक भी डेबिट हो गया ना, वो टोटल गुड्स हो। अब आप क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करोगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट क्रेडिट। तो परचेस अकाउंट में क्या हो गया, ओपनिंग प्लस परचेस, और अब ये क्लोजिंग क्रेडिट हो गया। ये तीनों का जो नेट डिफरेंस है उसी को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
उसी को अकाउंट्स में बोलते हैं एडजस्टेड परचेस। अब ये डेबिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिखेगा और इसको सीधे ले जाके आप बैलेंस शीट में, सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करो। अब आपने जब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास की तो परचेस में क्रेडिट किया, स्टॉक अकाउंट में डेबिट किया। वो स्टॉक अकाउंट में जो डेबिट किया वो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। अभी ट्रायल बैलेंस में दिख रहा, बढ़िया, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। ये कहाँ जाएगा? सीधे बैलेंस शीट, बराबर। अब आपको एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखेगा। ट्रायल बैलेंस में जो दिख रहा वो ओपनिंग स्टॉक नहीं है, वो ओपनिंग स्टॉक परचेसेस में मिक्स हो गया है। अब ट्रायल बैलेंस में जो दिख रहा हो क्लोजिंग स्टॉक है, उसको बैलेंस शीट में दिखाओ। और जो एडजस्टेड परचेस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कभी नेट परचेस लिख सकता है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करो। ट्रांसफर एंट्री या क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जब आपके सब डाटा फाइनल हो जाता है तो आप ऑल एक्सपेंस ऑल इनकम को ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देते हो, बराबर। तो एसेट और लायबिलिटी जो रहते हैं वो बैलेंस शीट में दिखते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में आपने ट्रांसफर किया, मतलब वो सब एसेट, सॉरी, सब एक्सपेंस, सब इनकम के अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, उसकी एंट्री पास करना पड़ता है। प्रॉफिट लॉस डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये क्लोजिंग एंट्री कहलाता है। एसेट और लायबिलिटी को आप क्या करते हो? बैलेंस शीट में दिखाते हो और फिर नेक्स्ट ईयर की बुक्स में कैरी फॉरवर्ड करते हो एज ओपनिंग। बैड डेप का मतलब होता है जो उधारी में माल बेचा वो पैसे रिकवर नहीं हो रहे हैं, यानी पैसे डूब गए। अब इसकी अकाउंटिंग के दो तरीके होते हैं। एक को बोलते हैं राइट ऑफ करना, यानी जिसमें हमको पक्का मालूम है कि ये पार्टी से पैसे मिलेंगे नहीं, तो हम उसके अकाउंट को ख़त्म ही कर देना चाहते हैं। हमारी एंट्री होती है बैड डेप डेबिट टू डेटर अकाउंट, यानी रिस्पेक्टिव पार्टी अकाउंट, बराबर। दूसरा रहता है कि हमको लग तो रहा कि पैसे डूबेंगे, लेकिन हम उस पार्टी के अकाउंट को राइट ऑफ नहीं करना चाहते हैं, या हम ओवरऑल बेसिस पे एक अंदाज लगा के अकाउंट कर रहे हैं, हमने अभी किसी इंडिविजुअल पार्टी को आइडेंटिफाई नहीं किया, बराबर। तो उसको बोलते हैं प्रोविजन क्रिएट। बैड डेट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, उसी को कभी कभी रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट भी बोलते हैं। ये राइट ऑफ की एंट्री, ये प्रोविजन क्रिएट करने की। जैसे डेप्रिसिएशन का होता था उससे मिलता जुलता हो गया। ये आप बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस करके दिखाओगे ये प्रोविजन। अब बैड डेट का जो डेबिट है वो दोनों केस में कहाँ जाने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल है, बराबर, और वो ज़्यादा है, अगर प्रोविज़न कम होगा तो आपने अभी जो प्रोविज़न की एंट्री की उसको बढ़ाने के लिए आप एंट्री कर दोगे, बराबर। लेकिन अगर प्रोविज़न आपका पहले का जो है वो ज़्यादा है तो आप उसको कम करोगे। ये प्रोविज़न में डेबिट, बैड डेट में क्रेडिट। कम होगा तो आप बैड डेट डेबिट प्रोविज़न क्रेडिट करोगे, लेकिन अगर प्रोविज़न ऑलरेडी ज़्यादा है, हमको कम की ज़रूरत है, तो हम उसको प्रोविज़न को डेबिट, बैड डेट में क्रेडिट। डेबिट बैलेंस वो प्रॉफिट लॉस में जाएगा जिसमें बैड डेट रिटर्न ऑफ आ गया प्लस एडिशनल प्रोविज़न आ गया। बैड डेट रिटर्न ऑफ प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न, ऐसा लिख सकते हैं आप। दोनों में से जो तरीके से चाहे आप प्रेजेंट कर सकते। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जो प्रोविज़न रहेगा, जिसमें ओपनिंग प्रोविज़न प्लस एडिशनल प्रोविज़न, या जो न्यू प्रोविज़न आप बोलते हो एंड का, वो आप बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस करोगे। इसमें शायद दिख नहीं रहा। बैड डेट रिकवर्ड अगर होगा, यानी जिसको आपने राइट ऑफ कर दिया था उसके पैसे बाद में आ गए हैं, वो चाहे उस ईयर में या आगे के ईयर में, तो हम एंट्री पास करेंगे कैश बैंक डेबिट बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट। ये बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट या तो आप पीएनएल में अलग से बता सकते हो, या तो आप बैड डेट में से माइनस कर सकते हो। जो प्रोविज़न टू बी मेंटेन या प्रोविज़न टू बी क्रिएटेड, ये वर्डिंग लिखा मतलब टोटल प्रोविज़न, जिसको आप लोग न्यू आरडीडी बोलते हो।
प्रोविजन टू बी रेज, टू बी इंक्रीज, ये भी वही न्यू आरडीटी के लिए वर्डिंग है। प्रोविजन टू बी इंक्रीज बाय, ऐसा लिखा कि इससे बढ़ाओ, ये एडिशनल प्रोविजन हो गया। एडिशनल प्रोविजन टू बी मेड ऐसा लिखा है तो भी एडिशनल प्रोविजन हो गया। और एडिशनल प्रोविजन यानी क्या है, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, दोनों का डिफरेंस। ठीक, तो एंट्री या तो हम ये एडिशनल प्रोविजन की करते हैं, ये एक तरीका है, या तो फिर ओल्ड प्रोविजन को रिवर्स कर डालो और न्यू प्रोविजन को क्रिएट करो। ये बैड डेट रिकवर्ड आगे दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्वेश्चन में अगर कोई डिटेल नहीं दिया है पर रेट दिया है तो ड्राइंग पे हम आधे साल का इंटरेस्ट लेते हैं, ये मान करके कि ड्राइंग यानी ओनर ने अपने पर्सनल काम के लिए, घर के लिए साल भर पैसे निकाले होंगे, इसलिए उसके ऊपर हम ऑन एन एवरेज 6 महीने का इंटरेस्ट ले लेते हैं। लेकिन अगर उसमें हमको और डिटेल दिए रहे तो फिर वो डिपेंड करता है। अगर हमको डेट दिया हो कि कब पैसे निकाले तो फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टू द एंड ऑफ ईयर ले लेंगे। अगर हमको कुछ भी नहीं दिया होगा तो 6 महीने का ऑन एन एवरेज ले लेंगे, ये लिखा है। अगर हमको ये लिखा है कि ड्राइंग्स आर मेड इवनली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के शुरू में लेता है, तो ये जो एवरेज 6 महीने था उसके जगह 6.5 महीने। और अगर लिखा है कि ड्राइंग्स आर मेड इवनली एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो फिर ये एवरेज बैठता है 5.5 महीने। ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, इसलिए ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में अपन क्रेडिट कर देते हैं। और ये ओनर से लेना है तो अपन उसके कैपिटल में डेबिट कर देते या ड्राइंग में डेबिट कर देते। ड्यूटी ड्रॉबैक, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने चाहती है, उसमें ये ड्यूटी ड्रॉबैक होता है। ड्रॉबैक है ना वापस, तो उसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे ये ड्यूटी आपको वापस मिल जाती है। तो ड्यूटी ड्रॉबैक या तो जिस, जैसे परचेज से रिलेटेड है तो परचेज में क्रेडिट कर दो, किसी एसेट से रिलेटेड है तो एसेट में क्रेडिट कर दो, जहाँ ऐसी जानकारी ना हो तो उसको फिर P&L में क्रेडिट कर सकते। सब्सिडी या गवर्नमेंट ग्रांट, यानी कि गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, जैसे बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री का बढ़ावा देने के लिए और दूसरे कारणों से, नए नए एंटरप्रीनियर्स लोगों को एनकरेज करने के लिए, आजकल रहता है ना स्टार्टअप खोलो, उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो दैट इज़ कॉल्ड सब्सिडी या गवर्नमेंट ग्रांट। सब्सिडी या गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग के बारे में आप इंटरमीडिएट लेवल में AS 12 पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो कि अगर वो ग्रांट रेवेन्यू नेचर के खर्चों वगैरह के लिए मिली है तो उसको इनकम ट्रीट किया जाएगा, प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट किया जाएगा। अगर वो ग्रांट किसी पर्टिकुलर एसेट के लिए मिली होगी तो हम उसको उस एसेट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। उसमें और भी रास्ते हैं एसेट की बजाय डेफर्ड ग्रांट का ट्रीटमेंट देने की, लेकिन आपके लेवल में मेरे ख्याल से उसकी डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। एसेट से रिलेटेड सब्सिडी या ग्रांट है तो एसेट में क्रेडिट कर दो, खर्चों के लिए मिली है तो इनकम में क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस लिखा है आपको। ये सेंट्रल एक्साइज या एक्साइज ड्यूटी जो होती है, जो गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग पे लगाती है, कि आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हो तो उस पर गवर्नमेंट ड्यूटी लगाती है, उससे रिलेटेड ये टर्म है। मॉडवेट यानी मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, सेनवेट उसका नया नाम है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। अब इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो आपने इनपुट पे रॉ मटेरियल पे ड्यूटी भरी होगी, तो अब जब आप फिनिश गुड बनाओगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो फिनिश गुड्स के ऊपर आप ड्यूटी कैलकुलेट करो, और जो ड्यूटी आपने पहले रॉ मटेरियल पे भरी थी वो आपको गवर्नमेंट रिटर्न कर देगी, मतलब आपको सेट ऑफ अलाउ कर देगी, डिडक्शन अलाउ कर देगी। तो उसको बोलते हैं कि सेट ऑफ या एडजस्टमेंट, ये मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स या सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। यानी सिंपली आपने जो पहले ड्यूटी भरी थी उतना आप कम कर दोगे फिनिश गुड्स की ड्यूटी में से, और नेट अमाउंट आप पे करोगे गवर्नमेंट। ये जब रॉ मटेरियल पे आपने ड्यूटी भरी जिसका आपको सेट ऑफ मिलने वाला है, तो आप उसको
मॉडरेट क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट बोलो या ऐसा कोई सुटेबल नाम, उसमें डेबिट कर दोगे। परचेज अकाउंट में क्रेडिट मतलब आपने परचेज की कॉस्ट में से उसको अलग कर दिया। ऑल्टरनेटिवली आप परचेज के समय ऐसा एंट्री पास कर सकते हैं, परचेज विथ नेट अमाउंट, मॉडरेट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट विद ड्यूटी अमाउंट टू क्रेडिटर हो, बैंक हो, वो एंट्री भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या किया, यहाँ पे ऐसा बता दिया कि पहले आपने पूरा परचेस में डेबिट कर दिया था, फिर परचेस में क्रेडिट करके जितनी ड्यूटी का सेट ऑफ मिलने वाला है उसको अलग कर। आप अलग से भी गवर्नमेंट का जो ड्यूटी का अकाउंट रहता है उसमें डिपॉजिट करके रखते हो, एक्साइज ड्यूटी में वैसा करते हैं। तो आपने ड्यूटी भरी तो एक्साइज ड्यूटी डिपॉजिट में डेबिट और बैंक अकाउंट में क्रेडिट। तो ये भी आपने ड्यूटी भरी है, समझ लो ये परचेस पे भर दिए थे, ये भी आपने गवर्नमेंट के खाते में जमा कर दिए। दोनों ड्यूटी जो आपने भरे है उसका डिडक्शन आपके जो ड्यूटी की लायबिलिटी आएगा उसमें मिलेगा। ये एक्साइज ड्यूटी में डेबिट किया और मॉडरेट क्रेडिट रिसीवेबल यानी ये वाला जो था ये एडजस्टमेंट कर, यानी पे करने की जरूरत नहीं, या ये डिपॉजिट अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया, ये जो ऑलरेडी आपने पे किया था, यानी अब आपने उसको एक्साइज ड्यूटी के लिए यूज कर लिया, एडजस्ट कर लिया। अब एक्साइज ड्यूटी में अगर अल्टीमेटली डेबिट बैलेंस बचा तो वो आपके P&L में जाएगा खर्चे के तौर पे। मॉडरेट रिसीवेबल में डेबिट बैलेंस होगा या एक्साइज ड्यूटी डिपॉजिट में डेबिट बैलेंस होगा तो बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखेगा। इसी से कनेक्टेड हो जाता अभी जीएसटी, वो एक्साइज ड्यूटी पे था, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। ठीक है, अब ये जीएसटी में भी आप कोई चीज़ खरीदते हो उस पर आप जीएसटी भर चुके हो, फिर इसी को आप और प्रोसेसिंग करके या एज इट इज़ आप किसी और को बेचते हो तो उस पर गवर्नमेंट फिर ड्यूटी मांगती है। तो ऐसे डबल डबल ड्यूटी ना लगे इसलिए गवर्नमेंट बोलती है, उसके रूल्स है कि आपने जो फाइनल प्रोडक्ट में ड्यूटी ड्यू है आपकी, उसमें से हम आपने जो पहले ड्यूटी पे किए थे उसका डिडक्शन आपको दे देंगे। बराबर। अभी जीएसटी में 3 टाइप के टर्म है। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में अप्लाई होता है, यानी 2 स्टेट इन्वॉल्व है, महाराष्ट्र से गुजरात को सेल किया तो वो इंटर स्टेट हो गया, उसमें आईजीएसटी आएगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये दोनों जो विद इन द स्टेट वाले ट्रांजैक्शन रहते हैं कि नागपुर वाले ने मुंबई वाले को बेचा, दोनों महाराष्ट्र में हैं, तो उसमें आधा जो रहता है वो सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी, यानी अगर आईजीएसटी का रेट 18% होगा तो सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, ऐसा रहता है। ठीक, अब आगे से हमने ये तीनों को अलग अलग नहीं लिखा है, जीएसटी लिखा हुआ है। जब आप गुड्स परचेस करोगे तो परचेस में डेबिट करो नेट अमाउंट, इनपुट जीएसटी, इसी को आप जीएसटी रिसीवेबल बोल सकते हो, जैसे वहाँ मॉडरेट रिसीवेबल बोला था, यहाँ जीएसटी रिसीवेबल बोल सकते हो, लेकिन आपके मॉड्यूल वगैरह में उन्होंने इनपुट जीएसटी वर्ड यूज़ किया है तो इसलिए मैंने भी वही लिखा है। ये आपके लिए एसेट है क्योंकि इसका सेट ऑफ आपको मिलेगा। कैश बैंक या क्रेडिटर को किया क्रेडिट। अब जब आपने माल बेचा तो कैश बैंक या डेटर में डेबिट, सेल्स में क्रेडिट करोगे नेट अमाउंट। जैसे हम लोग आपको जब फीस चार्ज करते हैं तो मान लीजिए कि आपकी फाउंडेशन की फ़ीस है 40,000 और हम उस पर और 18% जोड़ लेते हैं, मैं मोटा मोटा बोल देता हूँ, मान लो 6,000 रुपये, तो हम आपसे लेते हैं कितने 46,000, में से 40,000 हमारी फ़ीस है, 6,000 तो ये हमने गवर्नमेंट को देने के लिए आपसे कलेक्ट किया, ये आ गया जीएसटी। है इसको बोलते हैं आउटपुट, यानी इनपुट जो आपने खरीदा उस पर जीएसटी, वो इनपुट जीएसटी। अब जो आप बेच रहे हैं यानी आउटपुट बेच रहे हैं, इसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो आउटपुट, ये लायबिलिटी है आपकी। आउटपुट जीएसटी क्या है आपकी लायबिलिटी, और ये इनपुट जीएसटी आपका एसेट है, रिकवरेबल सेट ऑफ। तो आप ये जो आउटपुट जीएसटी है इसमें से ये इनपुट जीएसटी सेट ऑफ कर लो और जो बचा होगा उतना पे कर दो। आउटपुट जीएसटी डेबिट, इनपुट जीएसटी क्रेडिट। Output GST will be net payable.
अगर वो बचा हुआ होगा, आपने पे नहीं किया, तो लायबिलिटी में दिखेगा। ठीक है। और ये जो इनपुट जीएसटी में अगर बैलेंस होगा बैलेंस शीट डेट पे, तो वह करंट एसेट में दिखेगा, वो एसेट है आपके लिए। अब अगर मान लो जो माल बेचा था वो वापस आ गया, तो सेल्स रिटर्न की है रिवर्सल एंट्री। सेल्स में डेबिट नेट अमाउंट, आउटपुट जीएसटी में डेबिट वो जो जीएसटी अमाउंट था, क्योंकि अब वो आप भरोगे नहीं, सेल ही कैंसिल हो गया। कैश बैंक या डेटर अकाउंट क्रेडिट। वैसे ही परचेस रिटर्न अगर होगा, परचेस वाली एंट्री का रिवर्सल है, कैश बैंक क्रेडिटर डेबिट, परचेस क्रेडिट विथ नेट अमाउंट, इनपुट जीएसटी क्रेडिट विद द जीएसटी, क्योंकि जो आपने रिसीवेबल बोला था वो कैंसिल, क्योंकि आपने परचेस कैंसिल कर दिया। अब अगर गुड्स सर्विसेज आपने ओनर ने अपने घर के लिए यूज़ कर लिया, या आपने सैंपल के तौर पे बांट दिया, या गुड्स लॉस्ट हो गए, आग में जल गए, उस केस में वो जो उस पर जीएसटी था, इनपुट जीएसटी, अब आपको उसका कोई सेट ऑफ नहीं मिले। ऐसे केसेस में ड्राइंग या एडवर्टाइजमेंट में करोगे डेबिट विथ फुल अमाउंट। इनपुट जीएसटी में क्रेडिट कर दोगे, वो जीएसटी को कैंसिल करना है, क्योंकि उसका अब आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। और परचेस या एक्सपेंस में आपने नेट अमाउंट डेबिट किया था, अब नेट अमाउंट क्रेडिट कर। अब गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है उसमें उन्होंने बोला है कि आईजीएसटी को सबसे पहले, यानी कि आउटपुट आईजीएसटी है, आउटपुट आईजीएसटी यानी लायबिलिटी है, उसको आप इनपुट आईजीएसटी में पहले एडजस्ट करो, और अगर फिर भी बच गया तो उसको आप, उल्टा बोल दिया, इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी में पहले एडजस्ट करो, और इनपुट आईजीएसटी फिर भी बचा हुआ होगा तो उसको आप सीजीएसटी या एसजीएसटी की जो लायबिलिटी है उसमें एडजस्ट। ठीक। सीजीएसटी की जो इनपुट होगा वो पहले सीजीएसटी की लायबिलिटी में एडजस्ट करो, और अगर बच गया तो आईजीएसटी में कर सकते हो। पर सीजीएसटी का जो इनपुट सीजीएसटी है उसको यहाँ वर्ड यूज कर लेते हैं सीजीएसटी क्रेडिट, बट एक्चुअल में वो बैलेंस कौन सा रहेगा, डेबिट बैलेंस। उसका सेट ऑफ मिलता है, इसलिए उसको वो क्रेडिट वर्ड बोल देते हैं, वो अकाउंट वाला क्रेडिट नहीं है। तो सीजीएसटी क्रेडिट जो अवेलेबल है, यानी जिसका सेट ऑफ लेना है, वो पहले सीजीएसटी पेबल में करो, और अगर बच गया तो फिर उसको आप आईजीएसटी में कर सकते हो, बट एसजीएसटी में नहीं। एसजीएसटी का जो इनपुट क्रेडिट होगा उसको आप एसजीएसटी के आउटपुट लायबिलिटी में पहले एडजस्ट करो, अगर बच गया तो आईजीएसटी में कर सकते हो, बट सीजीएसटी में नहीं। अब प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, मीनिंग तो बताया था आपको प्रोविजन का। पहले ये जो आ रहा है ट्रेडिंग और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉर्मली अपन जो फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं अपन सीधे ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट यही करते हैं। ट्रेडिंग या ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फंडा अपन नॉर्मली यहाँ अप्लाई नहीं करते। अगर हमने ऑपरेटिंग नेचर की पूरी इनकम ली, ऑपरेटिंग नेचर के पूरे खर्चे लिए, तो उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला। उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे कि इन्वेस्टमेंट की इनकम या इंटरेस्ट की इनकम, उसको फिर अलग से लेंगे। नॉन ऑपरेटिंग खर्चे जैसे कि इंटरेस्ट का खर्चा हो, या फिक्स एसेट वगैरह बेचा उसका प्रॉफिट लॉस हो, या इन्वेस्टमेंट बेचा उसका प्रॉफिट लॉस हो, इनको नॉन ऑपरेटिंग नेचर के आइटम बोलेंगे। इनको लेने के बाद फिर नेट प्रॉफिट नहीं। तो ये अपन तो इसमें ऐसे करते नहीं हैं। प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, डिटेल में आपको रिजर्व के बारे में दिया है। प्रोविजन का मतलब बताया था कि ये लायबिलिटी है, बट इसका अमाउंट जो है वो आपने अंदाज लगाया। अब इसमें प्रोविजन वर्ड और एक जगह होता है यूज, जो कि रिडक्शन ऑफ एसेट है, जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो आप बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस करके दिखाते हो। बट जो प्रोविजन लायबिलिटी के नेचर का होता है, यानी जिसमें पे करने का ऑब्लिगेशन है, वो आपकी लायबिलिटी में अपीयर होता है। रिजर्व्स, रिजर्व इज एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो प्रोविजन क्या है, या तो रिडक्शन ऑफ एसेट है या तो लायबिलिटी है, बट रिजर्व क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है।
प्रोविज़न आपके पी&एल में डेबिट होता है, मतलब उसका डेबिट इफेक्ट। रिजर्व जो होता है वो पी&एल अप्रोप्रिएशन में डेबिट करते हैं, क्योंकि वो कमाने के बाद डिवीजन करना, हिस्सेबांटी करना। रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इसलिए ओनर का पार्ट माना जाता है, उसको कैपिटल के साथ अपन कभी भी काउंट करेंगे। प्रोविजन जो है या तो किसी एसेट का रिडक्शन होगा या लायबिलिटी के तौर पे दिखे। अभी जो रिजर्व्स है इनको कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व में क्लासिफाई किया जाए। टेक्निकली कैपिटल रिजर्व यानी जो ओनर में डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल नहीं है, उसको कैपिटल रिजर्व बोला। और जो कैपिटल रिजर्व नहीं है वो रेवेन्यू रिजर्व है, यानी जिसको आप ओनर में डिविडेंड के तौर पे बांट सकते हो, उनको बोला जाएगा रेवेन्यू नेचर के रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व के कुछ एग्जाम्पल आपको दिया। प्रॉफिट रिजर्व विच आर क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कौन से हैं? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये आपके अभी काम का नहीं है, आपके कोर्स का नहीं है। प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, ये आपने शेयर वाले चैप्टर में पढ़ा है। डिवेंचर प्रीमियम, वैसे आपने मॉड्यूल में देखा है कि उन्होंने बोला था डिवेंचर प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट कर दो, तो इसलिए फिर वो यहाँ नहीं दिखेगा। बट अदरवाइज डिवेंचर प्रीमियम कैन ऑल्सो बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, लेकिन आपके मॉड्यूल में लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट करो, इसलिए आपने ये ध्यान रखना। नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला कैपिटल रिजर्व में, और आपको वहाँ पढ़ाते समय बताया है कि डिवेंचर प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट करना है, यानी एक तरह से यहाँ से हटा दे, ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो ना। बाद में आप इसी को मेरे को दिखाओगे। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर शेयर, ये भी आप लास्ट के चैप्टर में पढ़ते हो। बायबैक आपके कोर्स में नहीं है, उसका भी प्रॉफिट, इस टाइप के प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, ये भी अभी आपके काम का नहीं है, का नहीं है। बैलेंस ऑन रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ये रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट वगैरह भी अभी आपके कोर्स में नहीं है। ये बेसिकली सब टर्म ना कंपनी अकाउंट से कनेक्टेड है, और कंपनी अकाउंट का बहुत थोड़ा सा पार्ट फाउंडेशन के कोर्स में है, बाकी आप इंटरमीडिएट में पढ़ोगे। तो ये ऐसे प्रॉफिट है जिनको हम कैपिटल रिजर्व नाम से क्रेडिट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे प्रॉफिट जो कैपिटल नेचर के हैं और वो अलग नाम से रखे जाते हैं, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसमें वैसे तो शेयर के इशू का प्रीमियम आना चाहिए, बट आपको बताया कि डिवेंचर का प्रीमियम भी मॉड्यूल बोलता है इसी में क्रेडिट कर दो। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये आप प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन में क्रिएट करते हो। शेयर बायबैक रिजर्व, ये भी रिस्ट्रिक्टेड नेचर के रिजर्व है। रीवैल्यूएशन रिजर्व फिक्स एसेट के इस पे क्रिएट होता है, ये भी डिविडेंड में बांटने के लिए अलाउड नहीं है, इसलिए इसको भी कैपिटल नेचर का रिजर्व बोलेंगे। अब ये कुछ रिजर्व ऐसे हैं जो इनकम टैक्स में बेनिफिट क्लेम करने के लिए क्रिएट किए जाते हैं। अगेन आपके कोर्स से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यह नाम सुन लो, तो इनको भी जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो कि ये फ्री है, तब तक हम इनको रिस्ट्रिक्टेड मानेंगे। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट अलाउंस रिजर्व, शिपिंग रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट रिजर्व, इस टाइप के को भी हम रिस्ट्रिक्टेड नेचर के रिजर्व है, कैपिटल नेचर के रिजर्व है, ऐसे बोलेंगे। जब इनकम टैक्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है, तब ये फ्री रिजर्व बन जाते हैं, तो तब इनको जनरल रिजर्व में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ जहाँ जहाँ गैप लिखा है उसका मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, है ना, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल सिद्धांत। अब फ्री रिजर्व या रेवेन्यू रिजर्व में किस टाइप के अकाउंट आते हैं? तो प्रॉफिट लॉस के नाम से जो बैलेंस हो, जनरल रिजर्व के नाम से जो बैलेंस हो, सिर्फ रिजर्व लिखा हो, रेवेन्यू रिजर्व लिखा हो, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट रिजर्व है। करंट एसेट यानी जो बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर रियलाइजेबल है, या क्या बोलेंगे, यूज़ हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उसको बोलेंगे करंट एसेट। करंट लायबिलिटी,
यानी जो बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर सेटल होने वाली हो करंट लायबिलिटी। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी जो रहता है उसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी जो करंट लायबिलिटी नहीं है वो लॉन्ग टर्म नेचर की है। लॉन्ग टर्म नेचर की लायबिलिटी जनरली 3-5 साल की रह सकती है और ज़्यादा पीरियड। फिक्स एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नया नाम रहता है। फिक्स एसेट में टेंजिबल वाले जो है उनको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोला जाता है। एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है। इनटेंजिबल जो होते हैं उनके भी नाम आपको मालूम है, बहुत बार देखे आपने। फिक्टिटियस एसेट मतलब जो आप एसेट में दिखा रहे हो बट रियली उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जैसे कोई डेफर्ड एक्सपेंडिचर है, आप बैलेंस शीट में बता रहे हो लेकिन उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं, तो बोलते हैं फिक्टिटियस एसेट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या शेयर डिवेंचर डिस्काउंट ऐसे खर्चे अगर बैलेंस शीट में दिख रहे हैं तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यानी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का खर्चा रहता है। अब ये सेल्स और अप्रूवल पहले एक छोटा सा चैप्टर था, लेकिन अभी नए सिलेबस में उन्होंने आपके कोर्स से हटा दिया है। लेकिन फाइनल अकाउंट में उन्होंने सेल्स और अप्रूवल का कंसेप्ट डाल दिया है, इसीलिए हमने उसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया ताकि आपको बताने में आ जाता है। सेल ऑन अप्रूवल यानी सेल्स बढ़ाने का या बोलो मार्केटिंग का एक तरीका है कि हम कस्टमर को बोलते हैं कि भैया ये आइटम तू ले जा, तो 15 दिन या महीने भर ट्रायल टेस्टिंग कर ले, पसंद आए तो रख लेना नहीं तो वापस कर दे। दैट इज कॉल्ड सेल्स ऑन अप्रूवल या कंडीशनल सेल या रिटर्नेबल सेल, इस टाइप का नाम देते हैं। अब इसमें इसको सेल कब बोलना चाहिए? इसको सेल तब बोलना चाहिए जब या तो कस्टमर ने अप्रूवल दे दिया कि हाँ भाई मैंने एक्सेप्ट कर लिया, या तो उसको जो हमने टाइम दिया था कि भाई 15 दिन या 1 महीना वो खत्म हो गया। दो में से जो पहले होगा तब हम बोलेंगे इट हैज बिकम अ सेल, तब तक वो सेल नहीं है। ठीक है। अब इसकी अकाउंटिंग के दो अल्टरनेटिव होते हैं। अगेन ये आपके कोर्स में उतना ज़रूरत नहीं है, फिर भी समझ लो इसको कि एक में हम जब वो सेल बनेगा तभी अकाउंट करें। सेल कब बनेगा? या तो कस्टमर का अप्रूवल आ जाए या तो टाइम एक्सपायर हो जाए। इसका मतलब जब मैंने माल भेजा तब मैं कोई एंट्री नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा। ठीक। और दूसरा रहता है कि हम इसको जैसे ही माल भेजा सेल करके अकाउंट कर लेते हैं, जबकि टेक्निकली वो अभी सेल बना नहीं है बट हमने अकाउंट कर लिया अपने कन्वीनियंस के लिए। जब गुड्स भेजा तब आपने इस केस में इमीडिएट यानी सेकंड वाले केस में आपने सेल की एंट्री ले ली। क्या एंट्री? डेटर डेबिट टू सेल। और पहले वाला मेथड अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो गुड्स सेंड में आप कोई एंट्री नहीं, नो एंट्री, बराबर। व्हेन इट बिकम सेल तो फिर पहले वाले केस में आप अब सेल की एंट्री लो, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। और दूसरे वाले केस में आप सेल की एंट्री नहीं लोगे क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हो। अब कस्टमर ने गुड्स वापस कर दिया, ये पहले वाले केस में क्योंकि आपने सेल की एंट्री लिया ही नहीं था, तो वापस आने पे भी कोई एंट्री लेना नहीं पड़ेगा। बट ये वाले केस में आपने पहले ही सेल की एंट्री ले लिया था, वापस आ गया तो कैंसिल करो, सेल डेबिट कस्टमर क्रेडिट। एट द एंड ऑफ द ईयर अगर गुड्स अनसोल्ड है, कस्टमर के पास पड़े हैं बट अभी तक बिके नहीं, मतलब ना तो टाइम एक्सपायर हुआ और ना तो अप्रूवल आया, तो क्या करना ये आगे बताया। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव यानी क्या? जब आप टेक्निकली सही समय पे अकाउंटिंग करते हो, तो अगर ये गुड्स बिके नहीं थे इसका मतलब आपने ऑलरेडी सेल की एंट्री लिया नहीं है, तो वो पार्ट तो करेक्ट है क्योंकि बिके नहीं है। लेकिन अब ये गुड्स आपके स्टॉक है तो आपको इसको स्टॉक में इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो स्टॉक पता किया होगा वो फिजिकल वेरिफिकेशन करके पता किया होगा, और ये वाला माल तो कस्टमर के पास रखा है, इसलिए इसको अलग से आप स्टॉक में अकाउंटिंग करो। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, स्टॉक डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। अब अगर आपने सेकंड वाले ऑल्टरनेटिव से अकाउंटिंग किया, मतलब क्या है, जैसी माल भेजा था एंट्री ले ली थी बट एंड ऑफ द ईयर में पता चला कि ये तो बिका ही नहीं है अभी तक, तो आपने ऑलरेडी सेल की एंट्री ले ली है, तो इसलिए पहले सेल की एंट्री को कैंसिल करो।
उसके बाद अब ये माल बिका नहीं है तो अपना है, स्टॉक में आना चाहिए, तो वो स्टॉक की एंट्री लो जो पहले वाले ऑल्टरनेटिव बताया। यही पोजीशन जो खरीदने वाला है उसके लिए भी रहेगी। अगर उसने उसका अप्रूवल दे दिया है या टाइम ख़त्म हो गया है तो उसने उसको परचेस की एंट्री कर लेना चाहिए, अपने स्टॉक में इंक्लूड कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वो टाइम भी एक्सपायर नहीं हुआ है और उसने अप्रूवल भी नहीं दिया है तो उसने परचेस की एंट्री देना नहीं चाहिए और उसको अपना स्टॉक बोलना, स्टॉक में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, भले ही वो माल उसके गोडाउन में रखा है तो। फ्रेंड, ये आपके फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर हो गया। नाउ विल स्टार्ट पार्टनरशिप, जिसमें बेसिकली चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अपने को पढ़ने का है। जनरल पॉइंट्स भी देखेंगे पार्टनरशिप से रिलेटेड, प्रॉफिट शेयरिंग, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, गुडविल, इसका मीनिंग, कैलकुलेशन एंड एडजस्टमेंट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसके बारे में ब्रीफ, जिस बाकी थोड़ा सा थेरेटिकल आप नोट्स में से पढ़ ले। जनरल पॉइंट्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है? इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन persons to carry on some commercial, business, industrial activity for mutual benefit with an objective to earn profit, तो हम बोलते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप। पार्टनरशिप फर्म क्या है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिएट हो गया इन पार्टनर्स के द्वारा, वो ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर्स के बीच की रिलेशनशिप जो है वो पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप रिलेशनशिप से जो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ है वो पार्टनरशिप फर्म। अब ये जो पार्टनर्स है ये म्यूचुअली टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे, और वो जो म्यूचुअली उन्होंने टर्म्स एंड एग्री किया, अगर उसको वो लिख करके रखते, राइटिंग में करते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। लॉ के हिसाब से ये डीड राइटिंग में जरूरी नहीं है, बट प्रैक्टिकल हिसाब से देखा जाए तो दिस इज मोस्ट कॉमन कि लोग उसको राइटिंग में बनाते हैं ताकि आगे जाके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट ना क्रिएट हो। इसलिए पार्टनरशिप डिड हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि पार्टनरशिप डिड में वो सब कुछ दिया रहेगा जो पार्टनर लोगों ने म्यूचुअली एग्री किया है। माइनर को एज अ पार्टनर, ये तो आपने लॉ में भी पढ़ा होगा कि माइनर एज अ पार्टनर नहीं होता है एडमिट, लेकिन टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप उसको एडमिट किया जाता है, मतलब वो आपके प्रॉफिट वगैरह में शेयर करने के लिए एंटाइटल रहेगा। और जब वो मेजर बन जाएगा तो उसको डिसाइड करना रहेगा कि क्या वो पार्टनरशिप में कंटिन्यू क्या करना चाहता है, तब वो बाकी की लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, अदरवाइज वो पार्टनरशिप से निकल सकता है। पार्टनर जब तक माइनर है वो लॉसेस के लिए लायबल नहीं है, वो बेनिफिट शेयर करने के लिए एडमिट हुआ है। 6 महीने के अंदर उसको डिसाइड करना रहता है कि वो पार्टनर बनना चाहता है या फर्म में से हटना चाहता है। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई मैटर लिखा नहीं तो फिर क्या होगा? तो ऐसे कुछ पॉइंट है जो पार्टनरशिप लॉ में दिए हैं और उनका अपने को इस्तेमाल फाइनल अकाउंट या पार्टनरशिप के कोई भी मैटर में काम में आ सकता है। नंबर 1, प्रॉफिट लॉस इक्वल है ऐसा मानेंगे, शेयरिंग इक्वल है ऐसा मानेंगे, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं करे, ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करे, अगर पार्टनर्स का लोन या एडवांस है अदर देन कैपिटल तो 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देंगे, सैलरी नहीं देंगे पार्टनर को उनके काम के बदले, और अगर इंटरेस्ट एंड सैलरी देना है तो वो तभी देंगे जब प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट नहीं है तो जितना प्रॉफिट है टू दैट एक्सटेंड देंगे, उसके ऊपर नहीं। ये सब कंडीशंस क्या है? सब्जेक्ट टू अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ और दिया है तो पार्टनरशिप डीड में अगर प्रोवाइड किया है कि भाई इतनी सैलरी इतना इंटरेस्ट देना है, इवन इफ देर इज लॉस, तो फिर तो दिया जाएगा। ये तो जितना प्रॉफिट होगा उस एक्सटेंड तक ही इंटरेस्ट या सैलरी दी जाएंगी, के ऊपर नहीं। इनका इस्तेमाल जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाने का कि पार्टनरशिप डीड में नहीं है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते।
कैपिटल अकाउंट दो तरीके से मेंटेन होते हैं पार्टनरशिप में, एक को फिक्स कैपिटल सिस्टम, एक को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में हर पार्टनर का एक ही अकाउंट होता है। आप उसमें हर साल का जो एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट, ड्राइंग, वो सब उस अकाउंट में करते हो, तो आपका जो कैपिटल है वो हर साल बदलता जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। फिक्स कैपिटल सिस्टम में आप हर पार्टनर के दो अकाउंट बनाते हो, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। जो भी हर साल के एडजस्टमेंट है वो आप करंट अकाउंट में करते हो, इसलिए कैपिटल उसका कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है, तो उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल सिस्टम। फिक्स कैपिटल सिस्टम में भी कैपिटल बदलेगा अगर उसने एडिशनल कैपिटल लाया तो, या अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल ऐसा लिखा है तो। पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स में जो कुछ हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा वो अप्लीकेबल है, एक्सेप्ट कि यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने के चांस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। बाकी इसमें कुछ भी अलग बताने की ज़रूरत नहीं। अभी अपन ने बोला कि पार्टनर्स लोग आपस में मिलके कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग भी वो लोग आपस में मिलके कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। जनरली आपको एक तो दिया रहता है, ऐसा रेशियो दिया रहता है 5:3 या इस टाइप से कुछ, या परसेंटेज में दिया रहता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अपन ने ऑलरेडी बोला कि इक्वल मानना पड़ेगा, और वैसे वो चाहे तो कुछ भी और बेसिस प्रॉफिट शेयरिंग का दिया रह सकता है, तो अगर कुछ अलग लिखा है तो आप उसको इंटरप्रेट करो और उसके हिसाब से कैलकुलेट करो, कोई भी तरीका वो डिसाइड कर सकते हैं। मेन जो इस चैप्टर में है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन की फर्म, इसी को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है। मॉड्यूल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वो अगले चैप्टर में। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी उनके बीच की रिलेशनशिप डिसॉल्व हुई, तो इसी को चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन अपन बोलते हैं। नया पार्टनर एडमिट हुआ, पुराने में से कोई छोड़ के गया या किसी की डेथ हो गई, पार्टनर में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन उन्होंने रेशियो आपस में बदल लिया, इसमें से कुछ भी हुआ, या एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एक छोड़ के जा रहा है, एक नया एडमिट हो, तो उसको बोला जाता है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, क्योंकि जो पुरानी रिलेशनशिप थी वो खत्म हो गई, एक नई रिलेशनशिप वहां से शुरू होती। तो फर्म बंद नहीं हो, फर्म डिसॉल्व नहीं हो, सिर्फ रिलेशनशिप पुरानी खत्म नई शुरू। कॉमन फैक्टर इन ऑल चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने ये बोला अपन ने सब में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर है प्रॉफिट शेयरिंग रेट, और इसी वजह से जो भी एडजस्टमेंट हम, ये है एक बताने के लिए कि ये डेट को चेंज हुआ है, कुछ भी हो सकता है, एडमिशन, रिटायरमेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, बराबर। आज के पहले के जो है उनको हम बोलेंगे ओल्ड पार्टनर, आज के बाद के जो रहेंगे उनको हम बोलेंगे न्यू पार्टनर। पहले वालों का जो रेशियो था उसको बोलेंगे ओल्ड रेशियो, आगे से जो रेशियो रहेगा न्यू, बराबर। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है कि यहाँ से रेशियो बदल गया, क्योंकि पार्टनर में चेंज, पार्टनर में नॉट चेंज, जैसे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो उसमें पार्टनर्स तो वही रहेंगे दोनों जगह, लेकिन रेशियो बदल गया, तो रेशियो का चेंज ये मेन फैक्टर है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यहाँ पे जब हम ओल्ड प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका मतलब चेंज के पहले का प्रॉफिट लॉस। 6 टाइप के प्रॉफिट लॉस आपको यहाँ मेंशन, एक गुडविल, गुडविल आप बोलोगे तो एसेट है बिल्कुल, बट गुडविल यानी एसेट की उसकी रियल वैल्यू आज की वैल्यू, और बुक में कितना दिख रहा है, द डिफरेंस इज प्रॉफिट, बराबर। तो क्योंकि जनरली बुक्स में गुडविल दिखता नहीं है, क्योंकि उसको हमने खरीदा नहीं है, इसलिए हमने उसको नहीं दिखाया, लेकिन हमने अपनी मेहनत से, अपने
काम से अपना रेपुटेशन बनाया, अपना नाम बनाया, तो उसी को गुडविल बोलते हैं। तो उसकी वैल्यू हो सकती है, तो जीरो से वो वैल्यू बढ़ गई तो वो एक प्रॉफिट है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी, अब गुडविल को छोड़ के बाकी एसेट लायबिलिटी आपके बुक्स में दिख रहा है, बट उनको आप हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट से अकाउंट करते हो। डेप्रिशिएबल एसेट है तो डेप्रिशिएट करते हो, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू या रियल वैल्यू या आज की वैल्यू में चेंज हो सकता है। तो उनकी बुक वैल्यू और रियल वैल्यू के बीच जो डिफरेंस है, दैट इज ऑल्सो आइदर प्रॉफिट और लॉस। रिजर्व नाम से, प्रॉफिट लॉस के नाम से कुछ दिखता है तो वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, वो भी पुराना बचा हुआ प्रॉफिट है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी एक एसेट है, वो अगर बुक्स में जितनी वैल्यू दिख रही रियल वैल्यू से अलग है, तो द डिफरेंस इज प्रॉफिट लॉस। जैसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में और डिटेल अपन बाद में देखेंगे, इसलिए मैं अभी उसको ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर रहा। प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ चेंज, नॉर्मली प्रॉब्लम में आपको डेट ऑफ चेंज एग्जैक्ट ईयर एंड का दे देता है, लेकिन अगर मान लो कि भी हमारा ईयर एंडिंग है मार्च और चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है 30 जून को या 1 जुलाई को, तो इसका मतलब इस ईयर का पहले 3 महीने का जो है वो प्रॉफिट लॉस टिल द डेट ऑफ चेंज। अदर्स, कुछ और आइटम दिए हैं जो आपको लगता है कि जैसे रेक्टिफिकेशन वगैरह टाइप के आइटम दिए हैं, और आपको लगता है कि वो रेक्टिफिकेशन का जो एक इफेक्ट है वो नॉमिनल अकाउंट में यानी प्रॉफिट लॉस पे जा रहा है, तो वो भी आपके लिए पुराना प्रॉफिट लॉस हो गया। अब ये सभी को मैंने आपको पढ़ाते समय बोला था, इनको आप बोल सकते हैं अनअकाउंटेड या अनडिवाइडेड प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस के दो मीनिंग, एक जो आपको पी एंड एल अकाउंट से निकलता है इनकम माइनस एक्सपेंस, तो है, और दूसरा मीनिंग जो आपने यहाँ अभी देखा, किसी भी एसेट लायबिलिटी की अगर रियल वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंस है, तो दैट इज ऑल्सो प्रॉफिट और लॉस। अभी जो 6 आइटम दिए, इसके अलावा और क्या चीज़ें आपके आ सकती है, तो जैसे नया पार्टनर कंट्रीब्यूशन ला रहा है, पुराने वाले को रिपेमेंट कर रहे हो, या कोई एसेट बेचने के बारे में दिया है, या कोई लायबिलिटी सेटलमेंट के बारे में दिया है, तो ये एक्चुअल में ऊपर के 6 आइटम की कैटेगरी में नहीं बैठता है। इनको तो आप जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा करके दिखा दो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कभी कभी वो कैपिटल को एक पर्टिकुलर रेशियो में लाने के लिए बोलता है, ये भी जो पहले के 6 एडजस्टमेंट बोला उससे कनेक्टेड नहीं है। क्वेश्चन में दिया रहा तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करो, नहीं दिया रहा तो भी कैपिटल आ गया, बाकी के एडजस्टमेंट करने के बाद वो एज इट इज रहेगा। रेशियोज, रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस, ये आप वर्ड यूज करते हो कि भाई एडमिशन के केस में रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर दिया, यानी एक्चुअल में ये बताता है रेशो कितने से रिड्यूस हुआ, तो उसको आप बोलते हो रेशो ऑफ सेक्रीफाइस। रेशो ऑफ गेन, ये रिटायरमेंट या डेथ में क्योंकि एक छोड़ के जा रहा है तो उसका रेशो दूसरों को मिल जाता है तो उनका हिस्सा बढ़ जाता है, तो इसमें न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो आप बोलते हो। तो रेशो ऑफ गेन, आपको आदत होना चाहिए कि आप नंबर को पढ़ के बता सको ये गेन हुआ है कि सेक्रीफाइस है। यहाँ प्रॉफिट के एंगल से इंटरप्रीट करने का कि भाई प्रॉफिट का रेशो बढ़ा तो हम बोलेंगे गेन हुआ, प्रॉफिट का रेशो आपका कम हो गया तो हम बोलेंगे सेक्रीफाइस हो गया, क्योंकि अगर वो लॉस पे लगाओगे तो उल्टा हो जाएगा। तो अपन जब गेन और सेक्रीफाइस वर्ड यूज करते हैं तो अपन प्रॉफिट को ध्यान में रख के बात करते हैं, ठीक है। तो रेशो बढ़ गया तो अपन बोलते गेन हो गया, रेशो घट गया तो अपन बोलते सेक्रीफाइस हो गया, ठीक। अब किसी का रेशो घटेगा तो किसी का बढ़ेगा, तो दो या दो से ज़्यादा लोगों का रेशो घट रहा है तो हम उनके बीच का जो प्रपोर्शन है उसको बोलते हैं रेशो ऑफ सेक्रीफाइस। दो या दो से ज़्यादा लोगों का रेशो बढ़ रहा है तो उनके बीच का जो रेशो है दैट इज कॉल्ड रेशो ऑफ गेन। अगर वहाँ वर्डिंग यूज करता है कि नए पार्टनर ने हिस्सा खरीदा,
तो उसी को ऐसा भी बोल सकता है कि पुराने पार्टनर लोगों ने अपना हिस्सा बेचा। ठीक है। सिमिलरली डेथ या रिटायरमेंट के केस में जो पार्टनर जा रहा है बोलेंगे कि उसने अपना हिस्सा बेचा, या जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उन्होंने उसका हिस्सा खरीदा। जैसा क्वेश्चन में वर्डिंग दिया होगा उसके हिसाब से आप ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी चेंज के बाद का रेशो कैलकुलेट करोगे। अगर कुछ लिखा नहीं है तो एडमिशन के केस में हम मान लेते हैं कि नए पार्टनर को हिस्सा देने के बाद पुराने वाले पार्टनर लोग अपने पुराने रेशो में शेयर करेंगे। सिमिलरली डेथ या रिटायरमेंट के केस में ये पार्टनर के जाने के बाद जो बचे हुए पार्टनर है वो प्रॉफिट को अपना जो उनका पुराना हिस्सा था उसी में शेयर कर लेंगे। ये हम मान लेते हैं अगर कुछ लिखा नहीं है। अभी जो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन की हम अकाउंटिंग बोलते हैं तो इसमें जो पहले 6 आइटम की हमने बात किए थे, यानी जो बेसिकली ओल्ड प्रॉफिट या लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं या जिनका इफेक्ट ओल्ड प्रॉफिट लॉस है, उनकी अकाउंटिंग की बात हो रही। ठीक है। 4 तरीके से हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं। कौन सा तरीका अडॉप्ट करना ये पार्टनर लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। एक है कैश में प्राइवेटली, दूसरा है कैश में लेकिन थ्रू फर्म, और तीसरा है विदाउट चेंजिंग बुक वैल्यू, यानी यहाँ कैश लेन देन नहीं करेंगे बट बुक वैल्यू चेंज किए बगैर, और चौथा है बाय चेंजिंग बुक वैल्यू। उसमें आप वो 6 में से, अच्छा वो 6 में अलग अलग आइटम पे अलग अलग मेथड भी लग सकती है, सब पे कोई एक मेथड भी लग सकती है। ये पार्टनर लोगों को डिसाइड करना। गुडविल के मामले में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये वाली मेथड यानी थर्ड मेथड विदाउट चेंजिंग बुक वैल्यू, क्योंकि देर इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 26 और AS 26 बोलता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं दिखना है, दिखाओ। इसीलिए हम ये वाली मेथड गुडविल के मामले में फॉलो करना पसंद करें, प्रेफर करें। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट यानी वो थर्ड मेथड वाला ही हो गया। रीवैल्यूएशन अकाउंट में नॉर्मली क्या करते हैं आप, जब भी एसेट लायबिलिटी की वैल्यू बदली तो एक इफेक्ट आप एसेट लायबिलिटी के अकाउंट में देते हो, दूसरा इफेक्ट आप मेमोरेंडम सॉरी दूसरा इफेक्ट आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में देते हो। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो बैलेंस आया दैट इज आइदर प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यू, और उसको आप पार्टनर्स में ट्रांसफर करते हो, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में। तो इससे होता क्या है कि एसेट लायबिलिटी की बुक वैल्यू बदल जाती है, यानी कि आपने उनको ये चौथी मेथड का इफेक्ट दिया। समझ रहे। आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया मतलब आपने क्या किया, उस सब एसेट लायबिलिटी की वैल्यू बदल के उसका जो प्रॉफिट लॉस निकला वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में ट्रांसफर किया। परफेक्ट है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर पार्टनर डिसाइड करते कि नहीं हमको ये एसेट लायबिलिटी की वैल्यू नहीं बदलना है, तो इसका मतलब हमको ये थर्ड मेथड फॉलो करना। ठीक है। तो उसके लिए भी हमको ये निकालना तो पड़ेगा कि प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। तो हम ऐसी वर्किंग भी कर सकते हैं कि ये एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट, ये एसेट की वैल्यू घट गई तो लॉस, ये लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो लॉस, ये लायबिलिटी की वैल्यू घट गई तो प्रॉफिट। ऐसे निकाल के टोटल करके भी हम ये थर्ड मेथड का काम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में बोला प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, तब आप फिर ये जो आपको बताया हमने यहाँ ये बता। इसमें क्या करेंगे आप, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वैसे ही शुरू करने का, सिर्फ नाम में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन लिख देना। अब आपने जो पहला वाला सेक्शन था, यानी कि 2 सेक्शन में अकाउंट बनता ऊपर और नीचे। ऊपर वाले में आपने एसेट की वैल्यू अगर बढ़ी होंगी तो एसेट में डेबिट, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, घटी होगी तो एसेट में क्रेडिट, रिवैल्यूएशन में डेबिट, ऐसी लायबिलिटी का। अब वो जो पहला पार्ट रहेगा उसको आप बैलेंस करोगे तो जो भी प्रॉफिट लॉस आया उसको आप पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बांट रहे ऐसा निकालो। अब आपने ये ऊपर वाले पार्ट में जितने डेबिट किए थे उनको क्रेडिट में ले लो उसी अकाउंट में नीचे, और जितने क्रेडिट में लिए थे उतने डेबिट में ले लो। तो ऊपर अगर प्रॉफिट आया होगा तो ये नीचे वाले सेक्शन में लॉस दिखेगा,
ऊपर अगर लॉस आया होगा तो नीचे वाले सेक्शन में प्रॉफिट दिखेगा। ऊपर जो आया था अपर पार्ट में, वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में आपने डिवाइड किया था, उसका ये जो रिवर्सल है ये न्यू पार्टनर में न्यू रेशो में डिवाइड कर दो, और ये दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो वो थर्ड मेथड का इफेक्ट हो गया, और बुक में कोई एसेट लायबिलिटी बदलेंगे नहीं, ये मतलब। एडजस्टमेंट विदाउट चेंजिंग बुक वैल्यू। इसी तरीके से रिजर्व को भी बोल सकता है कि रिजर्व को बुक में नहीं बदलना है, तो गुडविल को बुक्स में नहीं बदलना है, रिजर्व को बुक्स में नहीं बदलना है, रीवैल्यूएशन को बुक्स में नहीं बदलना है। तो आप तीनों के प्रॉफिट लॉस को निकाल के एक कंबाइंड फिगर निकाल सकते हो, आइदर प्रॉफिट और लॉस, और उसका एक टेबल बना के उसका डिफरेंस निकाल सकते हो। वो टेबल आगे दिखाऊंगा मैं आपको, जो क्लास में भी पढ़ाया था, कि वो जो भी प्रॉफिट लॉस आया उसको ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में बांटो, और फिर उसका रिवर्स इफेक्ट न्यू पार्टनर में न्यू रेशो में, और उसका जो डिफरेंस आया दैट इज द सेक्रीफाइस और गेन, किसी का फायदा किसी का नुकसान। और उसको एडजस्ट करने के लिए आपकी पहली दूसरी तीसरी, पहली मेथड यानी प्राइवेटली सेटल्ड इन कैश, और दूसरी थी कैश लेकिन थ्रू फर्म, और तीसरी मेथड ये। तीनों मेथड में वही डिफरेंस के फिगर काम में है। वो यहाँ नहीं बताया होगा तो आगे होगा, बता दूंगा आपको, टेबल दिखेगा। ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन ऑन द लाइफ ऑफ पार्टनर बाय द फर्म। फर्म ने पार्टनर लाइफ पे पॉलिसी ली है, उसको बोलते हैं ज्वाइंट पॉलिसी। इसमें दो टाइप पर्पस क्या है इसका जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेने का, कि डेथ इज एन अनसर्टेन इवेंट, इट कैन हैपन टू एनीवन एनी टाइम। तो डेथ जैसे केस में जो डिसीज पार्टनर है उसके फैमिली मेंबर हो सकता है फर्म में आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहें, तो उनको अचानक उतना सारा पैसा देना ये फर्म के लिए मुश्किल हो सकता है। तो ऐसी इवेंचुअलिटी में अगर आपके पास जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो इंश्योरेंस कंपनी से उतना पैसा मिलेगा जितने की पॉलिसी ली हुई, तो वो आपको डिसीज पार्टनर के अकाउंट को सेटल करने में मदद करेगा। ये उसका ऑब्जेक्टिव है। दो तरीके की हो सकती है, कि आपने हर पार्टनर की लाइफ पे सेपरेट पॉलिसी ली, या आपने सबको मिला के कंबाइंड पॉलिसी। जो जितने की पॉलिसी ली उसको पॉलिसी अमाउंट बोलेंगे, सम एश्योर्ड बोलेंगे, सम इंश्योर्ड बोलेंगे, फेस वैल्यू ऑफ द पॉलिसी बोल सकते हो। हर साल उस पर जो प्रीमियम भरा जाता है वो प्रीमियम। आज की तारीख में अगर पॉलिसी की वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी से आपने पता की कि भाई अगर मैं आज ये पॉलिसी वापस करूँ है ना, सरेंडर, तो मेरे को कितने पैसे मिलेंगे, तो दैट इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। सरेंडर वैल्यू यानी आज की वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। क्लेम मनी, क्लेम सिर्फ कब मिलने वाला है, डेथ के। और क्लेम कितना मिलने वाला है, जितने की पॉलिसी होगी उतना, दैट इज कॉल्ड आज की वैल्यू इन केस ऑफ डेथ। तो अदर देन डेथ आज की वैल्यू क्या है, सरेंडर वैल्यू। डेथ के केस में आज की वैल्यू क्या है, क्लेम अमाउंट, टोटल पॉलिसी अमाउंट। ये जो इसकी अकाउंटिंग यानी प्रीमियम कैसे अकाउंट करोगे, बाकी क्या करोगे आगे, वो आगे के चार्ट में आपको बताया हुआ। प्रीमियम जो हर साल आप पे करोगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का, वो या तो खर्चा ट्रीट करो, प्रॉफिट लॉस डेबिट टू बैंक, तो ये वाले केस में पॉलिसी आपकी बुक्स में नहीं दिखेगी, या आप बोल सकते हैं पॉलिसी की बुक वैल्यू जीरो रहेगी। दूसरा रहता है कि हम जितना प्रीमियम भरेंगे उसमें से जितनी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू बढ़ेगी उतना हम पॉलिसी में डेबिट करेंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी डेबिट। उसके ऊपर का जो अमाउंट है वो P&L डेबिट, और बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया प्रीमियम। तो यहाँ पे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बुक्स में दिखेगी, और कौन सी वैल्यू पे दिखेगी, वो बेसिकली उसकी सरेंडर वैल्यू। अब जब भी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो इसको दो हिस्से में डिवाइड करेंगे, डेथ, अदर देन डेथ। अदर देन डेथ में एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, चेंज इन रेशियो। डेथ के केस में आज की वैल्यू यानी क्लेम अमाउंट बुक वैल्यू से कंपेयर करोगे, बुक वैल्यू जीरो रहेगी, तो जितना अमाउंट मिला वो पूरा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट।
अदर देन डेथ होगा तो आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी को रीवैल्यू करोगे एट सरेंडर वैल्यू। तो रीवैल्यूड वैल्यू यानी सरेंडर वैल्यू आज की वैल्यू हो गई। बुक वैल्यू जो कि नील है क्योंकि यहाँ पे पूरा प्रीमियम खर्चे में गया है, तो बुक वैल्यू नील है। तो जितनी आपने रीवैल्यू किया उतना वो प्रॉफिट है ना। ये वाले दो केस हो गए। अब अगर ये वाले तरीके से आपने अकाउंटिंग किया होगा तो डेथ के केस में क्लेम मिलेगा, बुक वैल्यू उसकी कुछ ना कुछ है पॉलिसी की, उससे कंपेयर करो, डिफरेंस को आप बोलोगे प्रॉफिट। अदर देन डेथ होगा एडमिशन रिटायरमेंट वगैरह, तो रीवैल्यू करो सरेंडर वैल्यू पे, बुक वैल्यू से कंपेयर करो, बुक वैल्यू भी उसकी उतनी होना चाहिए, तो डिफरेंस जीरो हो सकता है। अगर कोई डिफरेंस आया तो प्रॉफिट लॉस, नहीं तो जीरो रहेगा। ये जो प्रॉफिट लॉस आपने निकाला ये पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशो में बांटो। अब डेथ के केस में जो क्लेम अमाउंट मिला था उसको आप डिसीज पार्टनर के अकाउंट को सेटल करने में। ये प्रॉफिट लॉस टिल द डेट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, जब बीच की डेट में अगर पार्टनर का चेंज हो तो उस केस में आपके पास दो रास्ते हैं कि वहाँ तक का, जैसे मैंने एग्जांपल बोला था 3 महीने का, 1 जुलाई को मान लो नया चेंज हुआ तो 3 महीने के प्रॉफिट में या तो सबका हिस्सा बाटी कर डालो या सिर्फ जो आउटगोइंग पार्टनर है, मान लो डिसीज पार्टनर है, उसका ही हिस्सा उसको क्रेडिट करो। तो उसके लिए ये बात देखने का कि ये जो पार्टनर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं इनका आपस का जो रेशो है वो पहले के रेशो से बदला है या सेम है। अगर इनका पहले का रेशो और बाद का रेशो सेम है तो आपने पूरा प्रॉफिट सब पार्टनर में बांटा तो भी चलता है, सिर्फ डिसीज पार्टनर का हिस्सा उसको क्रेडिट कर दिया बाकी का अभी नहीं किया तो भी चलता है, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर में भी जब मिलेगा तो उनको उसी रेशो में मिलेगा। लेकिन अगर इन कंटिन्यूइंग पार्टनर का रेशो बदल गया है, पहले का इनका आपस का हिस्सा अलग था, आगे का आपस का हिस्सा अलग है, ऐसे केस में आपने वो 3 महीने का जो मैंने प्रॉफिट बोला वो दोनों तीनों चारों पार्टनर में बांट दो, क्योंकि वो डेट तक का उनका रेशो अलग है और आगे का रेशो अलग है। ये यहाँ पे बताया। अब अगर ये जो आउटगोइंग पार्टनर है डेथ या रिटायरमेंट में, अगर इसका हिस्सा अभी पूरा सेटल नहीं हुआ है, मतलब या तो पूरा ही पेंडिंग है या पार्टली पे किया पार्टली पेंडिंग है, तो सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट है कि भाई या तो आप लोग म्यूचुअली मिल के एग्री कर लो कि बचे हुए अमाउंट के लिए आगे इंटरेस्ट देना नहीं देना कितना देना वो आप म्यूचुअली एग्री कर लो। लेकिन अगर आपने एग्री नहीं किया होगा यानी कि पार्टनरशिप डीड में इसका कोई प्रोविज़न नहीं है तो सेक्शन 37 आ जाता है। और ये जो आउटगोइंग पार्टनर या इसका रिप्रेजेंटेटिव लीगल हेयर उसको चॉइस देता है। क्या चॉइस देता है? या तो वो इंटरेस्ट ले ले 6% के रेट से या प्रोपोर्शनेट शेयर इन प्रॉफिट ले ले। अब उसको चॉइस है तो नेचुरल है जो उसके फायदे का होगा वो लेगा, 6% इंटरेस्ट या प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रोपोर्शनेट कैसे निकलेगा वो भी बताते हैं। तो अगर आपने म्यूचुअली कुछ एग्री किया होगा तो जो म्यूचुअली एग्री किया वो अप्लीकेबल होगा, बट अगर आपने म्यूचुअली एग्री नहीं किया होगा तो फिर ये सेक्शन 37। प्रोपोर्शनेट शेयर कैसे निकालोगे? उस पीरियड का जो प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर जो कंटिन्यू कर रहे हैं प्लस वो जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो मल्टीप्लाई कैसे किया? आउटगोइंग पार्टनर के आउटस्टैंडिंग, यानी कि आपने ये जो प्रॉफिट कमाया वो इतने पैसे पे कमाया, आपने इतने पैसे पे कमाया, समझ रहे? और उसमें से इतना पैसा आउटगोइंग पार्टनर का है तो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट है। दोनों कैलकुलेट करने का, दोनों में से जो ज़्यादा है वो लोग क्लेम करेंगे वो नहीं। अगर लॉस में कंसर्न होंगी तो नेचुरल वो इंटरेस्ट मांग लेंगे, लॉस में हिस्सा तो लेंगे नहीं तो इंटरेस्ट मांग। गुडविल
टेक्निकली बोला जाता है ऐसे अनआइडेंटिफाइड एडवांटेजेस है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, उसकी वैल्यू को गुडविल। सिंपल लैंग्वेज में अपन बोलेंगे तो अपन बोलेंगे रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन का जो रेपुटेशन है, नाम है, दैट इज गुडविल। गुडविल की भी वैल्यू होती है और गुडविल की वैल्यू बड़ी, कैलकुलेशन भी डेलिकेट काम है और वो चेंज भी कभी भी हो सकती है। इसीलिए नॉर्मल कोर्स में हम गुडविल को वैल्यू कर करके अकाउंट नहीं करते हैं, बराबर। या तो खरीदा होगा किसी से गुडविल, उसकी कीमत चुकाई होगी तब अकाउंट करेंगे, अदरवाइज हम गुडविल के एडजस्टमेंट की बात सिर्फ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन के समय करेंगे, क्योंकि नहीं तो बीच बीच में करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग हिस्सा बदल रहा है इसलिए। तो गुडविल को कैलकुलेट कैसे करना, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें सिंपली वो आपको 3-4 साल का प्रॉफिट देगा, एवरेज निकालो और लिखा होगा 3 इयर्स परचेज तो 3 टाइम्स कर दो, 4 इयर्स परचेज तो 4 टाइम्स कर दो। वो प्रॉफिट जो है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट में आपको वो कैपिटल एम्प्लॉयड यानी बिजनेस में आपका कितना पैसा लगा है ओनर का, और नॉर्मली क्या रेट से प्रॉफिट कमाते हैं वो रेट ऑफ रिटर्न देगा। तो आपने वो कैपिटल एम्प्लॉयड में वो रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई किया तो जो आएगा दैट इज़ द नॉर्मल प्रॉफिट जो कोई भी उस टाइप के बिजनेस से कमा सकता है। अब आपने जो एक्चुअल में कमा रहे होंगे, जिसको बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, वो अगर ज़्यादा है यानी आप ज़्यादा कमा रहे हैं नॉर्मल से ज़्यादा, तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अब वो बोलेगा 3 इयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, उसको 3 टाइम्स कर, 4 इयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट 4 टाइम्स कर। सुपर प्रॉफिट बाय चांस अगर निगेटिव आ रहा होगा तो इग्नोर कर दो, क्योंकि सुपर प्रॉफिट और गुडविल दोनों पॉजिटिव टर्म है, या तो है नहीं तो नील, माइनस में बात नहीं करेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें क्या करते हैं हम, जैसे वहां पे हमने कैपिटल पे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के सुपर प्रॉफिट निकाल, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो प्रॉफिट को ही कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे एक ही दिया दिख रहा है बट दो तरीके हो सकते हैं, मैंने क्लास में भी आपको बताया है। एक तो ये वाला पहले देख लो, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, पूरे बिजनेस की वैल्यू, ये प्रॉफिट अर्न या एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये जो वैल्यू आई इसमें से आपका जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो माइनस कर दो, तो जो एक्सेस वैल्यू बच गई है दैट इज द गुडविल, दैट इज द गुडविल। अब इसी का दूसरा तरीका होता है, यहाँ प्रॉफिट अर्न की जगह पे आप सुपर प्रॉफिट लो। क्या लोगे यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट अगर लिया और नॉर्मल रेट से डिवाइड किया तो ये सीधे सीधे आ जाएगी वैल्यू ऑफ गुडविल, सीधे सीधे क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ गुडविल। एन्युटी मेथड में सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाइड बाय, जैसे अपन 4 ईयर तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसकी बजाय वो 4 ईयर का एन्युटी फैक्टर दे देगा। तो आप 4 से न मल्टीप्लाई करके 4 का जो एन्युटी फैक्टर देगा उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो दैट इज एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट हो जाता है, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड में अगर हम बोल रहे हैं कि वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है 4 साल में मिलेगा, तो हम उसको 4 टाइम्स कर दे रहे हैं। एन्युटी मेथड में हम बोलते हैं कि भाई 4 साल में मिलेगा ये तो ठीक है, लेकिन वो तो 1 साल के बाद, फिर 2 साल के बाद, फिर 3 साल ऐसे मिलने वाला है, तो हम उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू लेना चाहते हैं, दैट इज द एन्युटी। अगर ये किसी भी मेथड में प्रॉफिट के जो फिगर दिए हैं में एबनॉर्मल या नॉन रिकरिंग नेचर का कोई प्रॉफिट लॉस है वो हटा दो, ताकि हमको वो जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब जो आगे हम इस बिजनेस में कमाएंगे। जनरली हम पुराने पीरियड के एवरेज प्रॉफिट को फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मान लेते हैं। वो जो एवरेज प्रॉफिट है वो सिंपल एवरेज ले लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो वेटेड एवरेज लेंगे।
अब वो जो 4 मेथड अकाउंटिंग की बताई ना, वो 4 मेथड गुडविल के लिए भी काम में आती, वो 4 मेथड किसी आइटम के लिए काम में आती। ये फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में गुडविल का जो भी फायदा नुकसान आ रहा है वो हम पुराने पार्टनर लोगों में कैश में सेटल कर रहे हैं। गेनर जो पार्टनर होगा वो पे करेगा, और जो सेक्रीफाइजर होगा वो उसको मिलेगा कैश में प्राइवेटली। अब फर्म में कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई एंट्री नहीं, क्योंकि उन्होंने प्राइवेटली एडजस्ट कर लिया। डिफरेंस कहाँ से निकलेगा, वो टेबल जो अभी आपको बताएंगे उससे। सेकेंड ऑल्टरनेटिव में वही डिफरेंस कि गेनर पैसे दे रहा है लेकिन वो फर्म में दे रहा है, तो फर्म की बुक्स में एंट्री होगी बैंक डेबिट। क्रेडिट किसको जाएगा, जो सेक्रीफाइजर, फिगर वही है। और पहले वाली मेथड में गेनर ने सेक्रीफाइजर लोगों को कैश में प्राइवेटली दे। सेकंड मेथड में गेनर ने पैसे फर्म में लाए लेकिन उसका क्रेडिट किसको दिया, सेक्रीफाइजर्स। थर्ड मेथड में कैश में लेन देन नहीं कर रहे, वो पैसे कैश में नहीं, तो सीधे क्या करेंगे, गेनर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड सेक्रीफाइजर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ये तीनों मेथड में फिगर क्या है कि किसको फायदा हो रहा और किसको नुकसान हो रहा। तो करना क्या रहता है कि गुडविल का बोलो प्रॉफिट या कोई भी और आइटम में जो पुराना प्रॉफिट या लॉस है उसको पुराने पार्टनर में पुराने रेशो में लो, और फिर उसका रिवर्स इफेक्ट। तो अगर प्रॉफिट था तो पहले क्रेडिट किया, रिवर्स में डेबिट। अगर लॉस होगा तो पहले डेबिट किया तो रिवर्स में क्रेडिट। तो उसका रिवर्स इफेक्ट न्यू रेशो में लो और फिर दोनों का डिफरेंस निकालो। तो जो फिगर है दैट इज सेक्रीफाइस और गेन। इसमें तीसरी मेथड में दो रास्ते रहते हैं। एक, पहले गुडविल को रेस कर दो, गुडविल डेबिट ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो क्रेडिट, फिर उसको राइट ऑफ करो, न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो डेबिट एंड गुडविल अकाउंट क्रेडिट। ये दो एंट्री का इफेक्ट ये एक एंट्री के बराबर रहेगा, कोई फर्क नहीं। और चौथी मेथड में हम क्या कर रहे हैं, गुडविल को बुक्स में दिखाना चाहते हैं, तो गुडविल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट। तो ये मेथड में गुडविल बुक्स में हम दिखा रहे हैं। ये तीनों मेथड में हम गुडविल की बुक वैल्यू में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, और वो तो अनअकाउंटेड प्रॉफिट है, तो उसका डिफरेंस निकाल के, सेक्रीफाइस और गेन निकाल के हम उसका एडजस्टमेंट कर। आपको बताया था कि चौथी मेथड अपने मन से फॉलो नहीं करना गुडविल के मामले में, क्योंकि वो AS 26 के खिलाफ है। अब ये सेम मेथड बाकी के आइटम पे भी इक्वली अप्लीकेबल है। रिजर्व के मामले में बोलो, रीवैल्यूएशन के मामले में बोलो, सबके लिए अप्लीकेबल। ये रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस या गेन निकाले बगैर ये काम होता है। ये देखिए, जो यहाँ पे प्रॉफिट है इसलिए ओल्ड रेशियो में क्रेडिट, और उसका रिवर्स इफेक्ट यानी डेबिट न्यू रेशियो में। तो ये जो डिफरेंस आया, ये क्रेडिट आया मतलब ये सेक्रीफाइजर है, ये डेबिट आया मतलब गेनर है, ये डेबिट आया मतलब ये गेनर है। तो अगर प्राइवेटली कैश में एडजस्ट करना होगा तो ये दोनों ने पैसे देना चाहिए इसको। सेकंड मेथड से करना है तो ये दोनों पैसे लाएंगे बट उसका क्रेडिट हम इसको देंगे, एक्स को। और अगर कैश में नहीं करना है तो हम वाई को डेबिट करेंगे, जेड को डेबिट करेंगे और एक्स को क्रेडिट करेंगे। थर्ड मेथड। और अगर चौथी मेथड करना है तो ये दो लाइन को भूल जाओ, ये पहली लाइन को याद रखो, गुडविल डेबिट एक्स और वाई को क्रेडिट। तो फोर्थ मेथड हो जाएगी। इन्फरेंस ऑफ गुडविल। गुडविल स्पेसिफिकली आपको दिया नहीं है, वैल्यू दिया नहीं है, बट गुडविल के एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, कुछ और हिंट दे रहा है। तो हम वहाँ जो कैपिटल का डाटा दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का डाटा दिया है, उसकी मदद से गुडविल का फिगर निकालते हैं। उसको बोलते हैं इन्फरेंस ऑफ गुडविल। अब ऐसे जगह में या तो लिखेगा या हमको मानना पड़ेगा कि जो नया पार्टनर है वो प्रपोर्शनेट कैपिटल लाने का एग्रीड है। प्रपोर्शनेट मतलब जो दूसरे पार्टनर का प्रपोर्शनेट कैपिटल होगा उसी प्रपोर्शन में, उसी रेशो में। अब अगर उसने प्रपोर्शनेट से ज़्यादा कैपिटल लाया है
यानी प्रोपोर्शन के हिसाब से मान लो कि दो पार्टनर पुराने हैं, 50,000 का कैपिटल है, इक्वल पार्टनर है, नया पार्टनर भी 1/3 वाला ज्वाइन कर रहा है, तो इक्वली मतलब इसने 50 लाना चाहिए उसी हिसाब से, लेकिन इसने लाया 75, तो हम बोलेंगे जो 25,000 एक्स्ट्रा लाया, दिस इज द प्राइस फॉर गुडविल ही हैज पेड। ये कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर शेयर फ्रॉम फर्म्स गुडविल एंड वाइस वर्सा। फर्म का गुडविल दिया है तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हिस्से बांटी कर दो, हिस्से बांटी कर दो। और अगर किसी पार्टनर का शेयर दिया है कि भाई न्यू पार्टनर शेयर इन द गुडविल इज सो मच, या और किसी भी पर्टिकुलर पार्टनर का गुडविल का हिस्सा दिया है कि ही ब्रिंग्स रुपीज सो मच फॉर हिज शेयर इन गुडविल, तो उससे टोटल निकालना है, तो उसके हिस्से से डिवाइड करो और टोटल से मल्टीप्लाई करो। मान लो उसका हिस्सा है 1/3, और 1/3 वाला गुडविल के ला रहा है, गुडविल के ला रहा है 10,000, तो हम 1 से डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्म का गुडविल। विड्रॉल ऑफ गुडविल बाय पार्टनर अगर बोला तो गुडविल कोई फिजिकल एसेट तो है नहीं, तो कैसे विड्रॉ करेगा? जब वो बोलता है कि उसने अपना गुडविल विड्रॉ किया, का मतलब होता है जितना उसका गुडविल में हिस्सा हो रहा था उतनी कैश उसने विड्रॉ किया। ड्रॉइंग की एंट्री ले, पार्टनर्स डेबिट कैश बैंक क्रेडिट, क्योंकि गुडविल नाम का कोई एसेट तो है नहीं फिर जो वो निकाले, जो फिजिकली ले जाए, तो विड्रॉल का मतलब ये होता है ड्रॉइंग की एंट्री। अब बुक्स में अगर गुडविल दिख रहा है बट वो बोल रहा है वर्थलेस है, वैल्यूलेस है, तो इसका मतलब वो ओल्ड लॉस हो गया, क्योंकि रियल वैल्यू जीरो, तो वो क्या हो गया ओल्ड लॉस, तो ओल्ड लॉस को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर दो। नया पार्टनर अगर एडमिट हो रहा है तो उसका गुडविल रह सकता है क्या? द आंसर इज यस, अगर वो पहले से इस फील्ड में नामी इंसान है, उसका भी अपना रेपुटेशन है, तो जैसे पुरानी फर्म वालों ने मेहनत करके अपना गुडविल बनाया है, तो हो सकता है वो जो पार्टनर ज्वाइन कर रहा है वो भी इस फील्ड में कनेक्टेड था, उसका भी नाम है, तो उसका भी गुडविल हो सकता है। तो जैसे पुरानी फर्म के गुडविल का क्रेडिट पुराने पार्टनर को मिल रहा है, तो ये जो आ रहा है इसके गुडविल का क्रेडिट इसको मिलना चाहिए, और गुडविल में डेबिट कर देना चाहिए। और फिर जो गुडविल का डेबिट हो गया नए पार्टनर वाला, पुराने फर्म वाला, उसको फिर आप बुक्स में नहीं रखना चाहते हो तो रेशो में राइट ऑफ कर दो। कैपिटल, ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद, पुराने प्रॉफिट लॉस के एडजस्टमेंट कर लेने के बाद, आपको जो कैपिटल के फिगर आए वो एज इट इज़ रखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ दिया हो तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कोई नेसेसरी है, जरूरी चीज़ नहीं है। ये जो पहले ये 6 प्रॉफिट बताया आपको, ये 6 प्रॉफिट लॉस का एडजस्टमेंट ये जरूरी है। वो एडजस्टमेंट के लिए 4 रास्ते बताए, उनमें से कोई भी रास्तों से करो पर करो, नहीं तो क्या होगा, किसी का हो जाएगा फायदा, किसी का हो जाएगा नुकसान। ठीक, लेकिन कैपिटल कितना रखना, किस रेशो में रखना, ये उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो क्वेश्चन में लिखा है तो करो, कैसे एडजस्टमेंट करना जैसा लिखा हो, इफ रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन। किसी भी रेशो में वो एडजस्ट करने के लिए बोल सकते हैं, किसी के भी कैपिटल को बेस बनाने के लिए बोल सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा ना हो तो आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसको बेस बना लो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आगे के लिए है। और अगर बेस क्लैरिफाइड नहीं हो तो उनका जो ऑलरेडी सब एडजस्टमेंट करने के बाद सबका कैपिटल जो आ रहा होगा उसको टोटल कर लो और उसको बेस बना। अगर आप टोटल कैपिटल जो आ रहा है उसको बेस बनाओगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करने के समय किसी का कैपिटल ज़्यादा दिखेगा तो उसको वापस करो, किसी का कम दिखेगा तो उससे ले लो, मतलब टोटल कैपिटल नहीं बदलेगा, किसी का बढ़ेगा किसी का घटेगा। लेकिन ये कब बोला, अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है तो, अदरवाइज वो किसी को भी बेस बनाने के लिए बोल सकता है। ठीक है,
इफ हाईएस्ट कैपिटल, हाईएस्ट यानी हाईएस्ट पर शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर इसको बेस बनाने के लिए बोला तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दूसरे लोगों का कैपिटल कम दिखेगा, यानी उनसे लाने की बात। ठीक है, ये अगर वो बोल रहा है कि हाईएस्ट वाले को बेस बनाओ, या वो अगर बोल रहा है कि एडजस्ट सच दैट दोज हुज कैपिटल इज शॉर्ट विल कंट्रीब्यूट विल ब्रिंग, ये मतलब अगर स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट वाले को बेस बनाओगे तो नेचुरली दूसरों का कैपिटल ज़्यादा एक्सेस दिखेगा, तो वापस करने की। बराबर। अब ये एक बार फिगर निकल गया तो एडजस्टमेंट कैसे करना, तो दो रास्ते हैं, या तो पैसे ले दे करके एडजस्टमेंट हो, या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट। क्वेश्चन में जैसा लिखा हो वैसा आप कर सकते। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, थेरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा आपको नोट्स देख लेना चाहिए। बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइज करने का ये एक फॉर्म है। इसके लिए एक नया एक्ट बना है, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008। बराबर। पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013 है, ये एलएलपी एक्ट 2008 है। ये जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये फर्म, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी, इनके बीच का एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है। यानी छोटे लेवल पे जिनको काम करना है उनके लिए पार्टनरशिप फर्म अच्छी सूटेबल रहती है, क्योंकि लीगल हैसल्स कम रहते हैं, बट अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। आपको लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए तो कंपनी बनाओ, लेकिन कंपनी में लीगल हैसल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लॉ के रिक्वायरमेंट बड़े हो जाते हैं। तो बड़े लेवल में काम करना है तो कंपनी इज़ बेस्ट, छोटे लेवल में काम करना है तो पार्टनरशिप इज़ बेस्ट। लेकिन अब अगर हमको बीच के लेवल में काम करना है, यानी हम चाहते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी भी हो बट बहुत लीगल हैसल्स भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा हमारा कारोबार नहीं है, तो उसके लिए बना है एलएलपी एक्ट। पार्टनरशिप से बड़ा कारोबार, कंपनी से छोटा रखना है, तो वहाँ पे है ये। इसमें आपको पार्टनरशिप के भी कुछ एडवांटेजेस मिल जाएंगे, यानी कि हैसल कम से कम रहेगा, और कंपनी के भी एडवांटेज मिल जाएंगे, यानी लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। पार्टनरशिप में पढ़े हो ना कि पार्टनर्स आर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। पैसा जितना लगाया हो तो डूबेगा ही, बट उसका घर बार भी जा सकता है पार्टनरशिप की लायबिलिटी में, तो बोलते हैं अनलिमिटेड। कंपनी में क्या होता है, जितने का आपने शेयर लिया बस उतने की लायबिलिटी है आपकी, बाकी कंपनी डूब भी गई तो भी आपके पर्सनल एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट एलएलपी को मिलता है। अब इनमें बहुत सारे फीचर्स है जो तीनों के कंपेरेटिव आपको नोट्स में दिए हैं, एक बार देख लेना। मिनिमम 2 पार्टनर्स होना चाहिए इसमें, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। जैसे पार्टनरशिप में लिमिट है मैक्सिमम, इसमें कोई लिमिट नहीं। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी रहता है, जैसे पार्टनरशिप को हम बोलते हैं कि वो पार्टनर से डिस्टिंक्ट नहीं है लॉ की नज़र में, लेकिन एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये अपने नाम से ही एसेट ओन कर सकती है, लायबिलिटी ले सकती है, कोर्ट में केस कर सकती है, अपना केस लड़ सकती है। इसीलिए डेथ से ऑटोमेटिक एलएलपी डिसॉल्व नहीं होगी, वो कंटिन्यू कर सकती है। सक्सेशन उसको मिल जाता है, यानी परपेचुअल सक्सेशन रहता है। ये 2-4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, बाकी आप एक थोड़ा सा और उसका नोट्स में से पढ़ सकते हो। ये आपके पार्टनरशिप चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन हो गया। अब इसके बाद अपने को देखना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बराबर, उसमें पार्टनरशिप फर्म को हम बंद करते हैं, वो अपन अगले चैप्टर में देखेंगे। और पार्टनरशिप फर्म